आवाज़ आ रही है ना विवेक? यस। आ रही है ना, हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कि इसने ये ट्रैप जो अर्ली सेलर्स है या फिर जिन्होंने बाय करके पीरियड की स्टॉप लॉस है उनको यहाँ पे मार्केट ने फंसाया, या जो अर्ली अर्लियर मार्केट चलो नेगेटिव है, यूएस मार्केट डाउन है, चलो शॉर्ट करते हैं, उस तरीके लोगों को मार्केट यहाँ पे बहुत इजीली ट्रैप करता है, राइट। तो अभी जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, आज थर्सडे है तो एक्सपायरी है वीकली। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जब तक पीडीएल के नीचे नहीं आएगा, राइट, अगर ये एक बार अच्छी डब्ल्यू क्लोजिंग देती है और इसके नीचे मार्केट ने डब्ल्यू नहीं बनाया तो तब तक अपना बायस बुलिश साइड वहाँ पे रहेगा, राइट, क्योंकि ओवरऑल अर्ली ट्रेंड और बाकी के ट्रेंड्स सब आपका प्लस में ही है। सो उसको इसके नीचे देना चाहिए, डब्ल्यू अगर नहीं दे रहा है तो धीरे धीरे साइडवेज है कि टाइम पास ही करेगा, राइट। सब स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव ही है उसके 15 मिनट्स वगैरह ये सब, तो इसको यहाँ पे हेकेनाशी में भी सब अपना पॉजिटिव है, कोई डब्ल्यू पीडीएल के नीचे नहीं है, तो कोई शॉर्टिंग का यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है ना मार्केट में। या तो वो साइडवेज जाएगा जैसे हमेशा से वो कर ही रहा है, धीरे धीरे टाइम पास कर रहा है, या फिर वो एक तरीके से रिवर्सल देके रेंज के हाई मतलब जो 44,140 है वहाँ तक वो रीच करने की कोशिश करेगा। निफ्टी की बात करो तो निफ्टी थोड़ा हल्का सा रिलेटिवली जस्ट थोड़ा सा बैंक निफ्टी से हल्का सा वीकर है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसका पीडीएल भी यहाँ पे, ये पीडीएल है उसका, तो जस्ट पीडीएल के पास ही, ये पीडीएल के थोड़ा ऊपर कंफर्टेबली आ गया। तो फिर आज देखते हैं अब कहाँ पे माइक चल ट्रेड रहा है हमें क्या? मिलता है। तुम्हारा स्पीकर चल रहा है क्या एकदम गौरव? प्रॉपर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द ट्रेड विथ। उसका स्पीकर ज्यादा हम आउटपुट लोग गलत हो हर्डल गया। ट्रेड के लिए कभी करते ही नहीं है। हेलो भूषण जी, एम ऑडिबल? अरे ऑडिबल है बट स्पीकर, चेक योर स्पीकर। यस यस यस। हाँ, वही डन। तो बोले, ओके, इतना तो देर दो थोड़ी स्टॉक। शांत रहेंगे हम लोग दैट्स व्हाट आई ओके, एम दो सेइंग। स्टॉक निकालिए। एक है एसआरएफ, दूसरा है सन टीवी। यस, एसआरएफ में एक है और सन टीवी। हाँ। तो इनका सेक्टर भी अगर देखेंगे तो सेक्टर वाइज जो मीडिया सेक्टर है, तो मीडिया सेक्टर आज फ्लैट है, बट माइनस नहीं है, वो फ्लैट है वो। और एसआरएफ का बेचारे का फाइनेंस का सेक्टर देखेंगे तो चलो बैंक निफ्टी वो भी फ्लैटिश है। फाइनेंशियल फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आप देखोगे दोनों एटलीस्ट वो नियरली फ्लैट, तो सेक्टर फ्लैटिश है। तो ये स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम है वॉल्यूम के साथ, तो यस, इस पे एक ध्यान रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का। तो एसआरएफ अभी इन अ वे मोमेंटम के लिए रेडी है। अभी वॉल्यूम अगर इसमें अच्छा आया तो फिर यस। इस जोन के नीचे 2443 के नीचे वापस एसएल रख के इसको कर सकते हैं बाइंग साइड। क्वांटिटी हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अर्ली मॉर्निंग ट्रेड से, जिनको अभी आइडिया नहीं है कैसे करना है तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा आप
अननेसेसरी आपको रिस्क नहीं लेना है ना, पहले समझना है चीज़ों को। सन टी वी अभी रिट्रेसमेंट दे रहा है अराउंड 6 पॉइंट्स के मूव के बाद 4 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट, सो 40। चलो एस आर एफ कवर पे होगा। एक बार ये लेवल के ऊपर एसआरएफ चला जाएगा तो फिर हाथ में नहीं आएगा। इट नीड्स टू एटलीस्ट ब्रेक 60 इन अ। तो सन टीवी में वॉल्यूम वहाँ पे सेलर्स का आ गया, तो उसमें अभी वो बिल्डअप नहीं है उस तरीके से, तो उसको अभी अभी तक के लिए हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ये वॉल्यूम बिल्डअप है, एसआरएफ में अभी तक सेलर्स का वॉल्यूम बिल्डअप नहीं है, एंड इसके नीचे अभी नहीं आना चाहिए उसको। क्लोजिंग जो ये वाला एरिया है, ये वाला जोन है, इसके नीचे क्लोजिंग दी मतलब मार्केट वापस साइडवेज या टाइम पास मोड में चला गया। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि मार्केट्स थोड़े से अभी एकदम साइडवेज है क्या है, तो वो धीरे 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 वहाँ पे मूव कर सकते हैं। बट ऑलवेज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है तो एकदम कम रिस्क में काम करना है, राइट। सिंपल चीज़ कि मार्केट साइडवेज है, अगर ये बिल्डअप होगा, अगर इसको जाना है ऊपर अभी के लिए, तो ये इस जोन के नीचे 2445 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। और ये 1 मिनट का ट्रेड है ना, ये चीज़ याद रखना है, इसको हम 5 मिनट 10 मिनट्स में नहीं करने वाले, इसके नीचे नहीं जाएगा। और अगर इसके नीचे चला गया, जैसे सन टीवी में यू कैन सी जितना बायर का बिल्डअप है उतना सेलर का बिल्डअप हो गया, तो वो उसमें उतना वो पावर नहीं रहा है, स्ट्रेंथ नहीं रहा है ना कंपैरेटिवली। तब तक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी देख लीजिए एक बार। यस, गोदरेज अभी निकल रहा है। और हाँ, गोदरेज वो ये तो गोदरेज स्टॉल थोड़ा होते रह रहा है, हर इस 900 का ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है अभी इसका यहीं पे। राइट 900 लेवल के बाद ही दैट वुड बी। यस, इसका एफएमसीजी जो है, एफएमसीजी डाउन है। आइडियली अगर एफएमसीजी देखें तो एफएमसीजी पीडीएल पे है, गोदरेज कंज्यूमर पीडीएच के ऊपर है, तो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर के पूरा उल्टा चल रहा है ये सेक्टर जो उसका और है। करना है आपको तो काफी कम क्वांटिटी, लाइट क्वांटिटी में उसे यस, देखना नहीं, चाहिए बट बाकी। जनरली एज पर रूल वो रिजेक्ट हो जाता है। राइट जो हमारा काम है रूल बेस्ड सेटअप पे ट्रेड करना है, हमारा काम ये नहीं है कि सेटअप्स देने, हमारा काम है अगर सिंपल चीज़ होती है, सेक्टर और स्टॉक का अगर कोरिलेशन में नहीं है, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। अगर क्योंकि कोई स्टॉक आइसोलेशन में नहीं भागेगा, अगर एचडीएफसी ऐसा नहीं होगा कि एचडीएफसी ऑल टाइम हाई, आपका एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई पे रहेगा और बैंक निफ्टी ऑल टाइम लो पे रहेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, राइट। तो सिंपल चीज़ है कि आपका जो भी इंडेक्स मूवर है, अब गोदरेज कंज्यूमर जो है वो इंडेक्स मूवर है, उसका वेटेज अच्छा है, तो वो इंडेक्स के पूरा उल्टा नहीं चलना चाहिए। अगर इंडेक्स एटलीस्ट पीडीएच के पास रहता या यहाँ पे रहता तो चल जाता, बट निफ्टी एफएमसीजी जो सेक्टर है वो पीडीएल पे है, और यहाँ पे जो गोदरेज कंज्यूमर है इट इज़ एट पीडीएच, तो वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है वहाँ पे। हम अगर ये जाएगा भी तो उसको वॉल्यूम अगर नहीं देगा तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। एज़ पर रूल वो सेटअप्स हमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड वे में दोनों नहीं चल रहे, है ना। और जो एटलीस्ट कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले हैं उनको पता है कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है
एक्यूरेसी अच्छी रहने का, क्योंकि हम वहाँ पे हमेशा देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट है। अभी सेम हम देखेंगे अगर मीडिया सेक्टर, तो मीडिया सेक्टर भी यू कैन सी पीडीएच के ऊपर जा नहीं पाया, वही रेंज से नीचे गिरा, इसलिए सन टीवी भी आप देखो, जो सन टीवी उसी का पार्ट है ना, तो सन टीवी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे गिर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये पीडीएच के ऊपर है। एक फिन निफ्टी का अगर हम एक नॉर्मल देखें, क्योंकि एसआरएफ का ऐसा कोई सेक्टर तो है नहीं, बट फाइनेंशियल निफ्टी कहा गया, फिन निफ्टी, निफ्टी फिन सर्विस। तो इसका भी देखेंगे तो ये भी एसआरएफ अगर फाइनेंशियल सर्विस में करें तो पीडीएल के पास है, और एसआरएफ जो है वो ऊपर है, इसलिए यू कैन सी वो मूव सस्टेन नहीं हो पाया। नहीं तो ये ऐसा मूव एक बार आता तो एक मोमेंटम में मार्केट और 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट आराम से दे देता है। बट क्योंकि सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये पीडीएच के काफ़ी ऊपर निकल गया है, तो प्रॉब्लम फिर उसमें ये आ जाती है कि ये थोड़ा सा स्टॉल करेंगे या विक्स मारेंगे, है ना। यहाँ पे भी यू कैन सी अब ये या तो विक मारेगा या स्टॉल करेगा, या इस तरीके से वो प्राइस एक्शन उसका क्लियर नहीं होता है। अगर हाँ सेक्टर उसको सपोर्ट करता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ये देखो इस तरीके से 900 की ये विक क्यों मारा है, देखो अभी 10 सेकेंड है और ये पक्का ऐसी ये विक इस तरीके से वो मारने का उसका रीज़न यही है कि 900 के ऊपर अब थोड़ा सा वो परेशान करेगा लोग, साइकोलॉजिकल लेवल। और यू कैन सी WRC नहीं है, विक बना दिया ऊपर से, राइट। तो एक तरीके से क्लियर प्रोजेक्शन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी भी टच करके जो रेंज का है 40,000 4,100 टच करके आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इसमें मेंशन वहाँ पे था, अगर कोई कर भी रहा है ट्रेड क्वांटिटी कम होनी चाहिए, बिकॉज सेक्टर के साथ अलाइन नहीं है। और ये तीनों के साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बुलिश सब जा रहे हैं, सेक्टर बियरिश उनका जा रहा है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये है कि सेक्टर के डायरेक्शन वाले ट्रेड्स हमें फाइंड करना है। टेकेम आईटी सेक्टर, एक मिनट, आईटी सेक्टर अपना माइनस है, तो अब कंपैरेटिवली इन स्टॉक्स से बेटर अपने पास ये वाला चूज़ कर कि आईटी भी नेगेटिव है, ये भी सेक्टर के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो आईटी सेक्टर माइनस है, 1% गया है, बाकी सब मोरली फ्लैट है। तो आईटी सेक्टर स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे दिख सकता है, तो इसकी जगह हम लोग टेकेम माइनस है, इन्फोसिस माइनस है, बढ़िया है, इन्फोसिस भी बढ़िया है, माइनस है। और जो है एचसीएल टेक तो बेचारा इवेंट मैनेजमेंट ने जब से वो इवेंट 1 वीक पहले डाला है, गाइडेंस उनकी रिड्यूस किए, इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा मतलब मार्केट ने पटका है फिर। तो इन्फी यहाँ पे है, बट इन्फी में अभी वॉल्यूम बिल्डअप नहीं है, इन्फी का थोड़ा सा प्रॉब्लम वॉल्यूम का होता है। टेकेम में बट कंसिस्टेंटली राइजिंग वॉल्यूम में सेलिंग वहाँ पे हो रही है सेक्टर के डायरेक्शन। तो अभी एज पर द सेटअप फिलहाल कुछ भी नहीं है, आपको अवॉइड करना भी आना चाहिए यस, कि कैसे आप कोई चीजें अवॉइड करते हो। यहाँ पे टेकेम का यहाँ पे है, टेकेम इन्फोसिस टेकेम अच्छे से मूव यहाँ पे एक है टेकेम का। सॉरी मैं म्यूट पे था शायद से अभी। तो टेकेम में अभी जो है यस। यहाँ पे WRC दोनों ने बने, इन्फोसिस और टेकेम का कंपैरिजन करें तो इन्फोसिस में वॉल्यूम का इशू था, तो टेकेम है। टेकेम अगर जब तक बियरिश रहेगा इस जोन के ऊपर नहीं आना चाहिए, दिस इज़ द रेक्टेंगल 1 मिनट के मोमेंटम के हिसाब से इस जोन के ऊपर आया तो वो डिस्टर्ब कर रहा है, फिर वो 5 मिनट्स का ट्रेड हमें देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी भी पीडीएल के पास आ गया है
एंड यहाँ पे यू कैन सी, देखिए ये वॉल्यूम बिल्डअप, क्योंकि अल्टीमेटली सिंपल चीज़ है ना, एसआरएफ ऊपर जा रहा है, सेक्टर बियरिश है या पीडीएल पे है, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पीडीएल के पास है और एसआरएफ पीडीएच के ऊपर है, तो सस्टेन नहीं होते वो मूव्स, और यू कैन आपका मूवमेंट है ये दोनों सेक्टर के डायरेक्शन में है। आईटी सेक्टर अगर जब तक पीडीएल के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेन करेंगे तब तक आईटी सेक्टर एकदम से बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि वो बैलेंस करेगा। अगर जैसे ही ये बेरिश हो गए, एक बार इनमें सेल ऑफ आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत बार रहती है कि आईटी जो स्टॉक्स है या सेक्टर है वो डिफेंसिव्स की तरह काम करते हैं और थोड़ा सा स्टॉक सपोर्ट कर देते हैं इंडेक्स को, निफ्टी को, राइट। तो जब तक बैंक निफ्टी सेल ऑफ नहीं आ रहा है, सेल ऑफ इनमें आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये 930 में ये अपन अराउंड इधर ही उसको पॉइंट आउट किया था, जैसे उसने ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे आपका अच्छा वॉल्यूम है दोनों के साइड, इसने भी डे लो ब्रेक किया बट इसमें वॉल्यूम नहीं था, इसलिए ये रिजेक्ट, और टेकम अपना सेलेक्ट है। इसका 1040 की और 42 के अराउंड पहला यहाँ पे यू कैन सी, ये पूरा एक थोड़ा कंसोलिडेशन वाला एरिया है, तो ये टारगेट 1, और उसके बाद अगर कितना देगा, ये जोन के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो रिमेनिंग आप इसके ऊपर रख के उसको छोड़ सकते हो। कितना नीचे जाएगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। 5 मिनट्स में भी अच्छी अच्छी WRCs है इसकी, 15 मिनट्स में भी ये WRC अच्छी बनी है, बट एकदम अभी स्टॉप लॉस जो है अभी एकदम कम, इस ग्रीन लाइन जो दिख रही है इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसके ऊपर उसने 1 मिनट क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, राइट। तो दोनों जो सेटअप है सेम मूव हो रहे हैं, बट प्राइस एक्शन मतलब वॉल्यूम और प्राइस दोनों आपका सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तभी आपको एक रिजल्ट वहाँ पे अच्छा मिलेगा। और इंडेक्स में हमारा व्यू क्लियर है, जब तक पीडीएल के नीचे WRC नहीं बनाता 5 मिनट्स में, तब तक बायस बुलिश साइड ही आपको रखनी है। मतलब हम जो भी ट्रेड्स लेंगे अगर पुट सेल्स या वहाँ पे, तो वी हैव टू टेक इट ऑन द बाइंग साइड ऑल, राइट। वॉल्यूम बिल्डअप अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम डिप हो रहा है, इसके ऊपर जब जाएगा ब्लू लाइन तभी वहाँ पे वो इस थीम को डिस्टर्ब करेगा। बट आइडियली जो एक अच्छे सेटअप्स होते हैं वो, क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज ओपन हुआ है, इवेंट के बाद कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम प्रॉपर सेटअप्स मार्केट में कम है, हाँ? तो ये WRC जिसने ब्रेक किया उसे कहा गया। ये WRC ने ब्रेक किया उसको, सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेंड इसके ऊपर आ रहा है, मतलब अब जो स्ट्रेंथ है सेलिंग की वो अर्ली मॉर्निंग की डिस्टर्ब हो रही है, अब वहाँ पे ओपन होगा, राइट। SRF वापस आ गया इंडेक्स के साइड में, पूरा उसने जितना भी मूव है PDS तक ख़त्म कर दिया, right? इसलिए ये जोन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये जोन के नीचे जैसे ही वहाँ पे मार्केट आ गया एग्जिट वहाँ पे बनता है, क्योंकि अब बहुत लोग इस तरीके से लॉसेस को अननेसेसरी बढ़ाते हैं। जब कोई ट्रेड कहाँ पे आपको एग्जिट करना है क्लियर है, इसके अगर नीचे आ रहा है तो वो ख़त्म हो गया ट्रेड। अगर आप बुलिश साइड वहाँ पे ट्रेड में रहोगे तो उसको फिनिश कर देना है, उस पर सोचना नहीं है, नहीं तो वो जो 500-600 में आप लॉस वहाँ पे बुक कर सकते हैं, वो लॉस आपका अननेसेसरी 5,000 10,000 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएगा, राइट। जस्ट बिकॉज हम उसको होल्ड कर रहे हैं और होप कर रहे हैं। तो ये पहले के WRC इतना जो ग्रीन कैंडल बना वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि सेक्टर के साथ नहीं जा रहा है वो। तो यहाँ पे आपको उसका लाइव एग्जाम्पल दिखा है, सेक्टर के अगेंस्ट ज़्यादा बेट नहीं करनी चाहिए। ये भी है आपका सन टीवी का भी सेम है, और गोदरेज का भी यू कैन सी नियरली सेम ही है। Godrej is also strongly reversing. गोदरेज का भी वही 900 से, तो वही सेक्टर के अगेंस्ट है वो सब, सेक्टर के अगेंस्ट बात ही नहीं चलती ना, वही रहता ना, पापा है ना सेक्टर सबका, उसके अगेंस्ट सस्टेन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक।
विक्स आज फ्लैट है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो ऑप्शंस प्रीमियम पे विक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है। बट दोनों ओवरनाइट जो इवेंट है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो दोनों जो कॉल और पुट है 41,000 के नेक्स्ट एक्सपायरी के भी, इस एक्सपायरी के भी दोनों गिर गए। तो प्रीमियम्स जो है वहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर ही दिख रहा है, कंटिन्यूस डाउनवर्ड प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और जो अगर आप देखोगे कि करंट एक्सपायरी प्रीमियम भी है तो 200-300 पॉइंट प्रीमियम सिर्फ 15 रुपये 20 पॉइंट का ही है, बहुत कम प्रीमियम से मार्केट। वेरी लेस। तो अब ये सेकेंड रिजेक्शन लिया है टेकेम ने यहाँ से, तो सेलर अभी ट्राई कर रहा है होल्ड करने का, बट अगर ये नया लो नहीं बना रहा है तो फिर ये ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या है, एक बेसिक, अगर हम इसको प्राइस एक्शन में भी कुछ बोलोगे तो ये एक तरीके से आपका ट्रायंगल पैटर्न या राइजिंग वेज, जो भी पैटर्न से उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नाम क्या दे रहे हो आप उससे कोई मतलब नहीं है। बट सिंपल चीज़ है कि ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है। अब सेलर जो है वो उतना पावरफुल अभी नहीं रहा है, और बायर जो है क्योंकि सपोर्ट पे आ गया मार्केट 1040 के आसपास, बायर उस पर अटेम्प्ट कर रहा है कि एक पुश मार के उसको पीडीएल तक तो भी एटलीस्ट वहाँ पे लेके जाए। चलो ठीक है, तो वापस ये सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ऑप्शंस दोनों कॉल और पुट, जो ऑप्शंस के चार्ट्स है प्रीवियस डे वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं बोथ कॉल एंड पुट्स। चलो तो ये राइजिंग वाला भी इसका ये ब्रेक कर रहा है तरीके से, एंड यहाँ पे हम इन्फोसिस का भी देखेंगे तो उसका भी इस जोन के नीचे से सेलर वापस आया है। वॉल्यूम आ रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट भी अभी टाइम लेगा। अब अर्ली की 10 बजे के पास आ रहे हैं, बट जब तक ये इस जोन के ऊपर नहीं आ रहा वो बियर्स के कंट्रोल में ही है। इट कैन बी योर ओन स्टॉक लिस्ट ऑल्सो, बस उस स्टॉक्स में आप कंफर्टेबल होनी चाहिए, बाकी कोई उसमें कंडीशन नहीं है ना? तो स्टॉक लिस्ट बना लो इंडेक्स ऑप्शंस, एंड फिर अगर आपको जॉब में है तो आप स्विंग और इंडेक्स ऑप्शंस में फोकस करो। अगर आपको ट्रेडिंग वहाँ पे करनी है तो स्टॉक्स में अगर उतना नहीं कर पा रहे हो तो उसको छोड़ दो। स्विंग मतलब स्टॉक्स में हम कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स ऑप्शंस और ना इंट्राडे अगर करना है, टाइम मिल रहा है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। तो दो चूज़ करो, उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे नहीं जाना है, एंड वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। उसी सेटअप्स में उसी को आप हैमर करो, 1-2 महीना उसी पे प्रैक्टिस करो, एंड यू विल सी कि आपको रिजल्ट्स वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो हमारा जो एटलीस्ट हम एक प्रॉपर जो कंप्लीट एक्शन का मेंटरशिप का होता है वहाँ पे हम जो सिखाते तो उनको वही बोलते कि पहले फोकस, जो फर्स्ट सेशन के बाद हम उनको क्वेश्चनर भेजते हैं उसमें मैं सीधा ये बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ बताओ कि अभी आपका एज क्या है, जॉब प्रोफाइल आप क्या कर रहे हो, और आपका एक्सपीरियंस मार्केट में कितना, और आपका स्टार्टिंग कैपिटल कितना। उसके हिसाब से जो है उनको सिस्टम्स सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उतना टाइम के हिसाब से भी अगर आप मार्केट में बहुत सारा इंट्राडे ट्रेडिंग आप करना है बट आपका ऑफिस में ही आपको टाइम नहीं है, तो आपको उसको किस तरीके से फिर करना चाहिए, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा अननेसेसरी टाइम एंड एफर्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्रूशल होती है स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड जो लास्ट 1 से 2 साल में आए हैं और मार्केट से उतना वो
रिटर्न्स नहीं मिल पा रहा है, तो यू हैव टू चेंज योर अप्रोच अ लॉट। तो सेकेंड चीज़ हमारा ये रहता है कि प्रोफाइलिंग जो है हम उस पर फोकस करते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट जो चीज़ होती है प्रोफाइलिंग, आपको तो अब क्लियर हो गया। लेट्स से अगर हमारा इंडेक्स ऑप्शंस किसी ने ट्रेड किया, अब इंडेक्स ऑप्शन में हमें ट्रेड करना है, उसमें अब हमारा कैसे अप्रोच करना रहता है कि अगर आप इंडेक्स ऑप्शन है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में से एक चूज़ करो। डेफिनेटली आप इंट्राडे कर रहे हो तो बैंक निफ्टी इज़ मोर प्रिफर्ड, बिकॉज सेम मूव के लिए वो आपको ज़्यादा पैसा दे देगा कंपैरेटिवली। अब जब हम बैंक निफ्टी में आते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमने बैंक निफ्टी चूज़ किया कि हम बैंक निफ्टी हमको ट्रेड करना है एज अ इंस्ट्रूमेंट, और समझ लीजिए मुझे सिर्फ एक इंडेक्स ऑप्शन ही ट्रेड करना है ना, बाकी कुछ स्टॉक्स वगैरह क्या है मुझे वो नहीं देखना। तो जब हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में फिर आपका जो नेक्स्ट होता है वो आपको जोन्स आइडेंटिफाई करना बहुत क्रूशल होता है, जो आपका 1 आवर 15 मिनट्स 5 मिनट्स, और अगर मोमेंटम रहेगा, जैसे कि अगर समझ लीजिए इवेंट के बाद एक सडन अप मूव डाउन मूव वहाँ पे आ रहा है, तो फिर आप 1 मिनट में भी वो ट्रेड्स हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे आज क्या क्लियर था, अगर हम इंडेक्स में कर रहे हैं, इंडेक्स में हमारा व्यू क्लियर था कि जब तक ये पीडीएल के नीचे मार्केट WRC, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप केस है, राइट। अभी सिर्फ इंडेक्स की बात हो रही है अब स्टॉक में, ये ट्रैप केस है। ट्रैप केस क्यों है? क्योंकि मार्केट पीडीएल के नीचे गया, इट वेंट बिलो पीडीएल एंड उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी विथ अ WRC, एक प्रॉपर ब्रेकआउट ट्रैप करके ऊपर एक क्लोजिंग दी थी डोमिनेंटली। सो हमारा सिंपल है कि अगर ये बायर सही में स्ट्रांग है तो इस पीडीएल डॉटेड रेड लाइन के नीचे मार्केट को पुश नहीं करना चाहिए उसने, राइट। ये सिंपल हमारा फर्स्ट एक व्यू वहाँ पे हम जो बोलेंगे मार्केट में क्रिएट हुआ। तो कभी भी इंडेक्स ट्रेडिंग में जब आप करते हो तो आपको वहाँ पे एक ऐसा है कि सेटअप जो मार्केट दिखा रहा है उससे आपका व्यू जनरेट होता है। जैसे अब व्यू क्या जनरेट हुआ कि हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे इंडेक्स को, ये व्यू है। तो शॉर्ट नहीं करेंगे तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं? फिर दो ऑप्शन है, या तो हम वहाँ पे कॉल बाय करें नेकेड ऑप्शन, अगर जिनको बिना हेज के कॉल बाय करना है उनको हमेशा मंथली में काम करना है। ये चीज़ आपको याद रखना, बहुत लोग यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते, वीकली में आके नेकेड बाय करते और सत्यानाश कर देते पूरा, तो वो मंथली। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो आपको करना रहता है। अगर आपको वीकली में करना है तो कॉल डेबिट वहाँ पे करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो वीकली में करेंगे क्योंकि हम हेज करके ही वीकली में करना पड़ेगा सॉरी, वीकली एक्सपायरी भी है, तो सडन मूव या यहाँ से एक बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई तो हम फंस जाएंगे। बट मंथली में उतना ज़्यादा अननेसेसरी डिप नहीं आता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है पुट क्रेडिट, मतलब हम पुट सेल कर रहे हैं अगर आप वीकली में है तो, और उसके बाद अगर आप पुट सेल आप वीकली में वहाँ पे अगर कैपिटल अच्छा है तो वो भी हम सेल कर सकते हैं बिना हेज के, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता। हमारा जो पोजीशन रहेगा वो आइदर पुट सेल और कॉल बाय। अब ये कैसे डिसाइड होता है? ये आपका डेफिनेटली डिसाइड होगा आपका विक्स क्या बोल रहा है, इंडिया विक्स क्या बोल रहा है, कितना है। आज इंडिया विक्स जैसे फ्लैट है, तो इंडिया विक्स फ्लैट है तो उसका मीनिंग क्या है कि मार्केट में ट्रेंड या मोमेंटम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, बिकॉज एक तरीके से डाउन साइड, क्योंकि मार्केट जो है इंडिया विक्स नेगेटिव है, तो इसीलिए हमने बुलिश जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसके नीचे हम मार्केट में सेल नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया विक्स भी आपका माइनस में था, है ना, 12.8 12.7 पे घूम रहा था। अभी वो 0.7% ही ज़्यादा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो बियर्स उतने डोमिनेंट नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस हमने देखी है कि मार्केट ने ट्रैप किया है, आपका इंडिया विक्स है। उसके बाद जो रहता है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपके प्रीमियम्स की, है ना, जो ऑप्शंस में करते हैं उनको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब भी इंडिया विक्स आपका 15 के नीचे रहेगा आपको मार्केट में प्रीमियम्स कम ही मिलने वाले हैं, बहुत कम। तो ये जो सिनेरियो है यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस भी आप देखोगे, अगर आप मंथली करो वीकली करो, बहुत आराम से राइज हो रहा है। ये 44 मतलब एक 100 पॉइंट की रैली जो बैंक निफ्टी पहले 5 मिनट में करता था, अभी उसको आधा घंटा पौन घंटा लगता है, राइट, क्योंकि आपका जो विक्स है इंडिया विक्स वो 15 के नीचे। तो ये सब जो सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, दिस इज़ हाउ यू विल बिकम अ ट्रेडर एंड नॉट अ गैम्बलर। यहाँ पे क्लियर है, इसके नीचे नहीं है, और जब तक जो डीके आ रहा है वो लेंगे। ऑप्शन बाइंग अगर हमें करनी है तो मंथली में, क्योंकि मंथली में डीके नहीं रहता, राइट, इसलिए हम मंथली ऑप्शंस का अगर आप चार्ट देखोगे, एक बेसिक अगर मैं मंथली ऑप्शंस का आपको चार्ट यहाँ पे दिखाऊँ,
तो मंथली ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी 44,000 अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये देखो, ये भी एक टच करके, एक मिनट, सिस्टमैटिकली मूव हुआ है 480 से 520, बिल्कुल डीके नहीं है। गैप डाउन भी हल्का सा माइन्यूट सा डीके आ जाता है क्योंकि ये पीडीएल के ऊपर, सर ये पीडीएल है, पीडीएल के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया, वापस मार्क कर लेते हैं। ये पीडीएल है मंथली का, ये 29 दिसंबर का ऑप्शन है एट द मनी, ये मंथली का। अब मंथली यहाँ पे पीडीएल के पास है। अब ये सेम चीज़, राइट, सेम चीज़ हम जाएंगे वीकली में। अब 44,000 आप देखो, तो ये जो है ये पीडीएल के ऊपर भी नहीं आ पा रहा है, तो क्योंकि डेफिनेटली वीकली है, उसमें डीके ज़्यादा वर्क करेगा। और इसका जो राइज रेट है, राइट, अब जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत फास्ट 150 से अराउंड 75, मतलब ये 75 पॉइंट्स गिरा है। और मंथली जो है हार्डली 45 पॉइंट्स गिरा है। तो ये देखो वीकली ऑप्शन ज़्यादा गिरे हैं कंपेयर टू इतना बड़ा मंथली 500 का ऑप्शन है वो, और ये 150 का ऑप्शन है। दैट इज़ द डिफरेंस कि आपको वो दिखता है, क्योंकि वीकली हमेशा वोलेटाइल ज़्यादा होता है और बहुत लोग जो ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज़ करते हैं वो वीकली के पीछे पड़े रहते हैं और वहाँ पे उनका काम तमाम हो जाता है। वीकली हमेशा हेज के लिए जाता है क्योंकि वीकली ज़्यादातर जो होता है वो सेलर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है अगर आप उसको नेकेड सेलिंग करते हो तो। अगर आप उसको हेज बाइंग करते हो तो चलेगा, बट अगर आपको बाइंग में जाना है तो आपको हमेशा इनिशियली जो नए लोग हैं, देखो जिनको एक्सपीरियंस आ गया फिर आप कुछ भी करो, वीकली मंथली फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपना रिस्क आपको समझ में आता है। बट अगर आप नए हो, जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे 1 से 3 साल तक के एक्सपीरियंस में है, तो मैं जो जिनको 2-3 साल का है उनको भी एक इंटरमीडिएट लेवल में मैं पुट करूँगा, है ना, क्योंकि उन्होंने मार्केट के सारे फेजेस नहीं देखे। जो 2017, 18, 19 वाले जो फेजेस है या 15, 16 वाले फेजेस है, वो फेजेस आपने देखे नहीं है। तो ये उस टाइप का मार्केट जा रहा है जो हमारा मार्केट अराउंड कोविड के 1-2 साल पहले का फेज़ जो मार्केट में था, सेम वैसी पूरा साइडवेज टाइम पास लो विक्स मार्केट ये उस फेज़ में जा रहा है। यहाँ पे आप वीकली में बाय करोगे, बहुत बार वीकली अगर आपने देखा भी होगा, बाय करके रखा होगा और वो स्टॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लो विक्स मार्केट का ये स्पेशलिटी होता है, वो स्टॉल कर देता है ऑप्शन को अगर मोमेंटम ही, क्योंकि सिंपल चीज़ है, मोमेंटम ही स्लो है तो जो सेलर्स रहेंगे वो क्यों एग्जिट करेंगे? बोले कि यार टाइम में देखेंगे भैया, जब ये मोमेंटम देगा तब एग्जिट करेंगे। उनका जो मार्केट में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है क्योंकि ऑप्शंस मूव ही नहीं होते, ओवरनाइट डीके हो जाता है। अभी ओवरनाइट आप ऑप्शंस देखो, दोनों को ऑलपुट गिर गए, राइट। ये चीज़ सिंपल चीज़ है। अगर हमें स्टॉक्स में काम करना है तो स्टॉक के लिए फिर हमें सेक्टर देखने पड़ते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स है तो वही है, उसका भी एक पूरा एक यू कैन सी एक हम बोलेंगे कि एक रूल बेस्ड या एक हमने पूरा बनाया है गाइडलाइंस। एक मिनट, अनोटेशन में डिसेबल करता हूँ। तो वो गाइडलाइन जो रहती है उस गाइडलाइन के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे आज के अगर हम मोमेंटम स्टॉक्स देखें वहाँ तो सबसे मोमेंटम स्टॉक्स वहाँ पे देखते बराबर मैक्सिमम स्टॉक्स में उतना कॉन्फिडेंस बाइंग साइड या उतना हमने उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। उसका रीज़न यहाँ पे ये था क्योंकि सेक्टर के साथ नहीं जा रहे थे, तो उसका सेक्टर देखना पड़ता है कितना है, उसका स्टॉक कैसा है। तो इसीलिए हम मैक्सिमम लोग जो मार्केट में आते हैं वो कैसे आते हैं कि आओ सीधा कुछ भी देखो, अरे इसने ग्रीन कैंडल बनाया, इसने ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, ये किया, और उसको सीधा सेल या बाय करते हैं जो भी चीज़ है। तो बट उस तरीके से काम नहीं करना क्योंकि वो जो बाकी की 90% जनता जो है वो ऐसे ही काम कर रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कैटेगरी में रहना। आपको वो जो इलाइट 5% जो लोग हैं जो मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं उस कैटेगरी में आना है, या 95% जो लोग हैं जो यही गलतियां करते रहते हैं, है ना, कि बस ये इसको ब्रेक हुआ बाय करो, इसको ब्रेक हुआ सेल करो, और वो वही अपना आके टाइम और एफर्ट और पैसा भी वेस्ट करते हैं मार्केट में। हम उस कैटेगरी में रहना, तो ये हमें डिसाइड करना रहता है। तो हमारा मेन जो चीज़ हम सिखाते हैं उसमें वही है कि आपका मेंटलिटी सबसे पहले चेंज होना चाहिए कि
मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हमें ट्रेड करना है, ना कि मुझे इतना पैसा बनाना है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो अभी ये कंडीशन साइडवेज है, तो बैंक निफ्टी के कोई भी स्टॉक में आपको ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलने वाला है। सिंपल बात वहीं पे आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए और आपके एक्सपेक्टेशन एकदम राइटली वे में डायरेक्शनल, मतलब एक थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि अगर मीडिया अगर पीडीएल पे खड़ा है और हम लोग जो है सन टीवी पे अगर हम बाय सेटअप कर रहे हैं, तो हमें ये भी रखना चाहिए कि ये सेटअप काम करने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि जो सेक्टर है वो तो पीडीएल पे और ये पीडीएच के ऊपर क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा क्या इसने कुछ कर दिया, कोई इवेंट तो था नहीं, तो ऐसा क्या हो गया इसमें। तो इसमें ये होता है कि ये बहुत बार इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। तो आप बहुत बार देखोगे कि आपका एचडीएफसी बैंक प्लस में है और आईसीआईसीआई बैंक माइनस है, नेगेटिव जाता है, या एसबीआई माइनस में और एचडीएफसी बैंक रैली कर रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि और बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाता है, साइडवेज ऐसे लॉक हो जाता है। इसको बोला जाता है इंडेक्स मैनेजमेंट, कि इंडेक्स को वही रखना है, सिर्फ एक स्टॉक को बाय कर रहे हो, एक स्टॉक को बस रोटेशन हो रहा है, स्टॉक के अंदर रोटेशन हो रहा है, मतलब सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनमें रोटेशन हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ साइडवेज मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, बहुत कॉमन। ट्रेंडिंग मार्केट में ये चीज़ें बहुत कम होती है। इसीलिए जो मैं साइडवेज का आपको ये भी बताया ना, तो जब मैंने मॉर्निंग में ही देखा वहाँ पे एक तरीके से एचडीएफसी बैंक माइनस, एसबीआई प्लस, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैटिश, समझ गया है कि यहाँ पे जो है ये ट्रेंडिंग वाला मार्केट नहीं आपको बता रहा है ना। और ये मैं नहीं, ये सिंपल आपके सामने डेटा यहाँ पे देखो, मतलब जो चीज़ है वो मार्केट खुद बताता है ना। कोई आपको आइंस्टाइन या आपको कोई बहुत बड़ा आईक्यू लेवल नहीं चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बढ़िया होनी चाहिए। जो सामने दिख रहा है उसको लॉजिकली आप देखो। अब देखो क्या हो रहा है, एसबीआई प्लस, ठीक है, क्या हो रहा है, कोटेक माइनस, एक्सिस बैंक माइनस। अब यहाँ पे जो है एचडीएफसी बैंक का गायब हो गया बेचारा, हाँ, एचडीएफसी बैंक प्लस, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट। अब अगर मैं देखूँ एक बैंक निफ्टी के 4-5 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, 1 2 3 4 5, तो क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कोई भी एक दूसरे के साथ में आधे ऊपर आधे नीचे। सिंपल यहाँ पे आपको कंडीशन समझ में आ रही है कि आधे ऊपर है आधे नीचे है, राइट। तो ये जो एक प्रॉपर जो एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन से ही आपको पहले समझ में आना चाहिए कि ये मार्केट ट्रेंडिंग वाला नहीं है। क्लियर कट वहाँ पे जैसी ये कैंडल बनी और जब ये मैंने ये बिहेवियर देखा इन स्टॉक्स में, एक दूसरे को ही वो काट रहे हैं, मतलब है ना, घर में कलेश, आपके फैमिली के अंदर ही कलेश है, फैमिली के अंदर ही लड़ाइयाँ चल रही है, तो बाहर की लड़ाइयाँ क्या सुलझाओगे फिर, है ना। तो फैमिली डेफिनेटली, अगर फैमिली के अंदर ही सब डिफरेंसेस है, नहीं बढ़ेगी आपकी आगे, वही रिजॉल्व करते रहोगे। आपके बिजनेसेस के अंदर आपके पार्टनर से एक दूसरे से लड़ाई है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। सिंपल यहाँ पे उसी लॉजिक से बैंक निफ्टी में भी अगर उसके स्टॉक्स के बीच में ही लड़ाइयाँ है तो वो कहाँ से आगे बढ़ेगा, चांस ही नहीं है ना, उसको जा ही नहीं सकता वो। तो वो क्या कर रहा है, टाइम पास कर, वही चीज़ है। तो वो टाइम पास कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या है, या तो जिनके पास कैपिटल है पुट सेल्स करके डीके ले लो, जिनके पास कैपिटल कम है पुट क्रेडिट बनाओ, जिनके पास मंथली है रेंज लो से रेंज हाई तक ऑप्शन में खेलो बाय करके, बस चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ट्रेंडिंग नहीं है, नहीं तो अरे मैं पीडीएच के ऊपर रखूँगा मार्केट जाएगा वहाँ जाएगा, जब तक ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स एक लेवल या उनमें से 5 में से मैक्सिमम 3 अगर एक डायरेक्शन में अच्छे से नहीं मूव होते, ये कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पे टाइम पास चलते रहेगा, राइट। जब इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा इसके साथ इनमें भी नेगेटिव वहाँ पे आएगा, और जब भी है वो देखो, अब देखो यहाँ पे ऑटो सेक्टर प्लस में है ना, फ्लैट है, मारुति माइनस टाटा मोटर्स प्लस, क्या हो रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट, राइट। देखो वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करो, मार्केट किस तरीके से आपको फंसाता है या लुभाता है ना। आईटी सेक्टर की बात करो, सारे माइनस, तो आईटी सेक्टर में देखो मूव कैसा आ रहा है, एक डायरेक्शनल मूव आया है, सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको उस डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड पोल वहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि प्राइस एक्शन का यहाँ पे
एटलीस्ट कितना एक नॉलेज है आप लोगों को, है ना। तो इस पोल का भी आपको आंसर देना है ना। वहाँ पे मैंने देखा है, तो वो भी एक सबको आंसर देना है जितने भी है, और जितने भी दे सकते हैं मोबाइल से भी आप उसको दे सकते हो, और बराबर आंसर देना है ना, क्योंकि किसी को किसी का नाम नहीं पता है, किसी को क्या किसने क्या आंसर दिया, कोई किसी को नहीं समझने वाला है। तो एनोनिमस ही है वहाँ पे। आपको बस ये देखना है कि हमको बस देखना है कि आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है ना। गौरव, तुम्हें कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है, तो ये सब एटलीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट यस ही नहीं है अभी की। यस यस। नहीं, वहां पे जो भूषण जी ने आपको बताया है वही चीजों को आपको फॉलो करना है, लाइक कि जब मतलब अपॉर्चुनिटी है तो ही उसका यूज करना चाहिए। जैसे आज स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स मिले थे हम लोगों को, बट वही है कि सेक्टर के साथ वो कोरिलेट नहीं कर रहे थे, और तो दैट्स व्हाई वी हैव अवॉइडेड द ट्रेड। तो ये अवॉइड करना भी आना चाहिए, अदरवाइज क्या होता था, जैसे जो भी मतलब लाइक अभी आपकी जो भी मेंटालिटी है कि चलो वो पीडीएच के ऊपर निकल रहा है या तो हम लोग बाय करेंगे, तो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। क्योंकि वैसा बाय करने के बाद जो रिजल्ट है, अभी कितने बड़े बड़े लॉसेस होते थे सन टीवी के अंदर, एसआरएफ के अंदर, उसके बाद आप देखोगे तो गोदरेज के अंदर। सो क्यों नहीं ट्रेड लेना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है, सेक्टर के साथ वो अलाइन है क्या, वो कैसे आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, सो एज पर दैट आप ट्रेड ले सकते हो। अभी जैसे मॉर्निंग से आईटी सेक्टर वही था थोड़ा सा, तो आईटी सेक्टर में इन्फोसिस के अंदर एक छोटा मूवमेंट मिला है इंट्राडे में, बट वही है कि डाउन साइड में था, सो दैट्स वाई छोटा मूवमेंट इन्फोसिस के अंदर भी मिला है। बाकी आप अदर स्टॉक्स भी देखोगे उसके, जैसे टेकेम वगैरह भी आप देखोगे, तो टेकेम के अंदर भी मतलब एक जो है डाउन मूव आपको देखने को मिला है। वो जो जोन भूषण जी ने ड्रॉ करके आपको दिया था, वो जोन के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसने क्लोजिंग अभी तक नहीं दिया है, राइट। तो ये होता है कि एक सिस्टमेटिक मैनर से, और देखिए उधर टेकेम इन्होंने लगा के रखा है। टेकेम ने वो जोन से ही रिजेक्शन लिया है। वाई, क्यों वहीं से रिजेक्शन लिया है, कि पहले एडवांस में डाल के रखा था वो जोन, ऐसे नहीं कि वो जोन बाद में डाला हुआ है। जो 4-6 का लेवल है वो बाद में नहीं डाला है, वो पहले ही डाला है, कि वहां से ही रिजेक्शन मिला है। और उसके बाद इट इज एक स्लगिश सब, क्योंकि सारा मार्केट ही साइडवेज है, तो ये भी साइडवेज में जाएगा, राइट। तो जितना मतलब प्रॉपर वे से यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो वो नॉलेज लीजिए, उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए, सो दैट मार्केट से पैसा कंसिस्टेंटली आप बना पाओ। और बाकी जो लोगों को भी लगता है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम 19 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो जो लोगों को भी उसमें पार्ट लेना है, सो बता सकते हैं। वहां पे एक सिस्टमेटिक मैनर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और एक पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन हम लोग वहां पे लेने वाले हैं, और फिर ये सारे सेटअप्स उसके अंदर कवर होंगे। और प्लस आप हमारे साथ डेली ट्रेड करोगे, डेली, राइट, दैट दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। सो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, फिर विल लुक टुवर्ड्स द आरईबीबी सेटअप। आरईबीबी सेटअप के लिए जाएंगे हम लोग, आरईबीबी सेटअप के स्टॉक्स निकालेंगे, एंड देन देखते हैं उसमें क्या होता है। सो कीप स्टे ट्यून्ड। बाकी जो लोग भी अभी कुछ काम वगैरह ओके, तो अभी इंडेक्स में हम ये करेंगे कि मैं पीडीएल के नीचे यहाँ पे एक अलर्ट डाल दूंगा, और डे हाई के ऊपर एक अलर्ट डाल दूंगा, और तब तक जो स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट किया है वहाँ पे 43,500 44,500 के बीच में, वहाँ पे जब तक ये डायरेक्शनल निकलेगा नहीं, तब तक वो उसको चलने दूंगा। एंड जैसी इसके ऊपर कोई घंटी बजेगी 44,110 120 के ऊपर, या फिर 43,975 के ऊपर, तो तब वहाँ पे आई विल ट्राई टू जो है वहाँ पे देखेंगे। बाकी एक मिनट, मैं शायद को होस्ट ही हूँ।
ओके, बाकी जिनको जो क्वेरीज पूछनी है वो चैट बॉक्स में वहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालिए एंड मैं अगर ट्राई करूँगा वहाँ पे जो भी आपको अगर कुछ है तो उसको आंसर करने की। चैट बॉक्स में यू गाइस कैन पुट इट। होस्ट एंड को होस्ट पे वहाँ पे आप डाल सकते हो। सेक्टर है आइधर अबव पीडीएच होगा या बिलो पीडीएल होगा, तो साइडवेज में कोई ना कोई सेक्टर, जैसे आज कौन सा सेक्टर है, आईटी सेक्टर, है ना। मोटा मोटा वो पीडीएल के नीचे है, वहाँ पे क्या है, तो उनके स्टॉक्स पे फोकस करो। उनके स्टॉक में मूवमेंट विल बी एबल टू गेट अ क्लीन मूवमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं, ये 10 लेक्चर जो है वो गेम चेंजर की है निसर्ग जी। वो प्रोजेक्शन कंप्यूटर एक्शन इससे काफ़ी एग्जॉस्टिव और अलग होता है। वो उसमें है कि वो हमारा पर्सनल कनेक्ट होता है और मैं सारे लेक्चर्स मैं और गौरव हम खुद ही लेते हैं वहाँ पे। वो अलग चीज़ है। वो गेम चेंजर मतलब हमने वहाँ पे फोकस सिंपल रखा है कि आपको वो डू इट योर सेल्फ प्रोग्राम है विथ जितना हम वीकली या जितना हम सपोर्ट दे सकते हैं हमारी तरफ से उतना वो करते हैं, ताकि आपको एक लॉजिकल लर्निंग मार्केट में सेटअप्स कैसे बिल्ड होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, ट्रेड करना, उसमें आपका फोकस है, राइट। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हमारा है कि जो ट्रेड्स आपको आपके माइंडसेट के हिसाब से कैसे उसको कौन से सेटअप्स को चूज़ करना है और कैसे वहाँ पे काम करना है, क्योंकि कैपिटल भी सबका अलग रहता है ना। कोई अगर किसी के पास अच्छा पैसा है 5-10 लाख से भी आता है मार्केट में, कोई 50 लाख से भी आता है, कोई मार्केट में 50,000 से भी आएगा। तो जो 50 लाख और 50,000 की मेंटेलिटी है उसमें चेंज होना चाहिए। वो दोनों, वो 50,000 वाला ये नहीं सोच सकता कि मैं 50 लाख के सामान वहाँ पे ट्रेड करूँगा, तो उसको वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है क्या है वो चीज़, फिर सेटअप्स भी उसी तरीके से उसको दिए जाते हैं, राइट। वो एक इम्पॉर्टेंट है। ये कैंडल व्यू वेरी नॉइजी है, इसलिए हम जो हेकेनाशी है वो यूज़ करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में भी हमने यहाँ पे, अगर आप हेकेनाशी देखोगे तो जो अर्ली मॉर्निंग का जो बैंक निफ्टी का भी कैंडल देखो ना, तो ये जो हेकेनाशी ने पीडीएल के नीचे या जो भी उसका जोन है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, देखो ये हेकेनाशी, इससे भी समझ में आता है ये पीडीएल है हेकेनाशी का, है ना। ये हेकेनाशी, इसका कैंडल देखो क्लोज नहीं कर पा रहा है, मतलब वो मोमेंटम ही नहीं है। ये यहाँ से भी क्लियर होता है। तो एनालिसिस में हमेशा हेकेनाशी में करता हूँ ऑलवेज, सबसे बेस्ट होता है। कैंडल स्टिक के नॉइस से, कैंडल स्टिक के कुछ भी छोटे मोटे वॉलेटिलिटी से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा चार्ट और उसमें चार्ट में बहुत फ़र्क है। हेकेनाशी का पीडीएच पीडीएल भी अलग रहता है कैंडल स्टिक से, तो एनालिसिस हमेशा हेकेनाशी से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। मतलब उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं जब से मैं एनालिसिस के लिए हेकेनाशी यूज़ करता हूँ। और एग्जीक्यूशन फिर एक बार हो गया तो कैंडल स्टिक में आप कर सकते हो, है ना, कोई WRC देख के। अच्छा, मेनी टाइम्स लास्ट मोमेंट रैली ऑफ फेल इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन OI डेटा, वाई OI डेटा डज नॉट मैच विथ प्रोजेक्शन। यस, सी OI डेटा मैच नहीं करता, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपको देखना है OI डेटा क्रिएट कौन करता है, ठीक है। OI डेटा में लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, लैक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब सिंपल सी याद है कि ये लैक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नेकेड नहीं होते। नेकेड मतलब सिर्फ कोई किसी ने पुट सेल करके लाखों क्वांटिटी के नहीं गया, वो उसने उसको हेज भी किया है। तो जैसे अगर 44,000 का अगर हेवी पुट सेलिंग मार्केट में अभी OI आप देखोगे अगर बिल्डअप स्टार्ट हो गई है, उसके साथ साथ नेक्स्ट एक्सपायरी के भी वो लोग 44,000 पुट बाय कर लेंगे, या 44,300 जो नीचे वाला, सॉरी 43,900 43,800 नेक्स्ट एक्सपायरी का, अगर 15 का सेल किया है तो 22 दिसंबर का बाय कर लेंगे, राइट। तो इससे यहाँ पे क्या एक चीज़ें होती है कि मार्केट में ये जो पोजीशंस है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट किया, वो 10,000 एग्जिट नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, उसको टाइम लगेगा।
सो वो क्या करेगा कि वो हेज करके रखेगा पहले से। उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है ओआई डेटा में, मार्केट जब तक मूव होता है ये स्लो होता है। एक बार मूवमेंट बहुत हो जाता है तब चेंज आता है, क्योंकि उसको चेंज होने में भी लाखों में से अगर 10,000 दिए उसको 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निकलने में भी तो टाइम लगेगा ना, उसको एकदम से नहीं निकल पाएगा राइट। उसको धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये हेज डे पोजीशन तो इज़ कंफर्टेबल। तो ओआई डेटा लैगिंग होता है और बहुत बार मूव होने के बाद ओआई डेटा चेंज होता है, पहले नहीं होता। मतलब एक बार मूव आ गया, यहाँ से बड़ी कैंडल आ गई, फिर आप देखोगे कॉल सेलिंग बढ़ रहा है, तब तक तो बट ये यहाँ तक आ गया मार्केट, तब आप देखोगे कि ओआई डेटा चेंज होगा, तब तक तो हमारा लॉस भी तो कितना बढ़ जाएगा अननेसेसरी। उससे बेटर प्राइस एक्शन क्या रहता है कि प्राइस एक्शन ओआई डेटा कहाँ से चेंज होने वाला है वो आपको पता, अगर लेवल्स हमें पता है, हमको उस तरीके से स्ट्रक्चर हमें मार्केट का पता है, तो हम चेंज के पहले अपने पोजीशंस ऑल्टर करके वहाँ पे लॉस होने से बचा लेंगे, या प्रॉफिट अगर हम उस डायरेक्शन में है तो फिर हम प्रॉफिट राइट जल्दी कर पाएंगे राइट। और पोजीशन हमारा व्यू चेंज होने, जैसे अभी हमारा व्यू है, एक एग्जांपल, मार्केट इसके नीचे आएगा 44,000 राइट। अगर एक बेसिक एनएससी ऑप्शन, मैं आपको बेसिक ओआई डेटा अभी ओपन करके हम देखते हैं क्या है बैंक निफ्टी का। एक मिनट ओपन कर लेता हूँ। अभी मेरा करेंट पोजीशन मेरी अभी स्ट्रैंगल चल रही है, अभी कुछ नहीं है मार्केट में, एक्सपायरी स्ट्रैंगल चल रहा है। अगर मार्केट जब तक वो व्यू के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं करना। कहाँ पे ये कौन सा ओपन हुआ है? बैंक निफ्टी का, ये ऑप्शन चेन है एनएससी का, वो है यहाँ पे है। अभी हम आते हैं 43,000 44,100। अभी देखो ये वाला जो है 2,97,000 कॉल हुआ है, और आपका वहाँ पे चेंज इन हुआ है। वॉल्यूम भी देखो 26 मिलियन है वहाँ पे, नहीं 26 लाख सॉरी, और यहाँ पे जो है आपका 19 लाख है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल ओआई जो होता है 1,88,000 है, यहाँ पे 2,97,000। मतलब अगर ये डेटा से देखें, ये डेटा से अगर देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉल साइड जो है ज़्यादा ट्रेड्स हुए ऑप्शंस, 44,100 44,000 के वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड हुआ। 44,000 पे आप आओगे, यहाँ पे यहाँ आपको क्या दिख रहा है? वॉल्यूम 32 मिलियन या 35 मिलियन, पुट साइड ज़्यादा ट्रेड हुआ है। पुट साइड जो ट्रेडेबिलिटी भी ज़्यादा है और ओआई भी पुट साइड ज़्यादा है 44,000 का। इसको जूम कर लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब ये जो डेटा है, ये डेटा आपको क्या बता रहा है? एक्चुअली ये डेटा आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर आप एक स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो वहाँ दिखेगा यार कॉल सेलिंग ज़्यादा है, दूसरी स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो वहाँ देखोगे यार पुट सेलर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग में ज़्यादा लिखे गए। उसके वजह से अब क्या हो रहा है कि अब आपका जो व्यू रहेगा वो आप कौन से स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो उसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है। सेकेंड जो चीज़ है, लोग क्या करते हैं कि वो एक तरीके से ये देखते हैं कि एक क्यूमुलेटिव ले लो, ऊपर के 5 स्ट्राइक का प्लस करके नीचे के 5 स्ट्राइक का प्लस करके, ऐसा क्यूमुलेटिव ओआई देखते हैं राइट। बट ये सिर्फ एक एक्सपायरी है। जो ओआई डेटा जो एटलीस्ट जो प्रोफेशनल क्वांटिटिव ट्रेडर्स मतलब डेटाबेस ट्रेडर्स जो यूज़ करते हैं, उनका जो ओआई डेटा का जो कैलकुलेशन या जो लॉजिक होता है वो अलग होता है। ऐसा नहीं करते हो, उनका जो कैलकुलेशन रहता है वो किस तरीके से करते हैं वो बताता हूँ मैं। वो हम लोग नहीं कर पाएंगे है ना, क्योंकि वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। बट मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ वो कैसा होता है। मेरा यहाँ पे मार्कर कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, तो उसका ये होता है कि ये एक एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। ये कौन सी एक्सपायरी है? आज का डेट है 15 दिसंबर, ठीक है। अब उसके पहले भी एक्सपायरीज हुई है 8 दिसंबर, फिर उसके बाद कितना अपना 1 दिसंबर, बहुत सारी, मतलब 4 हफ्ते तो 12 4 जा 48 वीकली एक्सपायरीज मोटा मोटा पकड़ लो एक साल में होती है, ठीक है। हर एक एक्सपायरी का एक एवरेज जो भी एट द मनी का है वो ओआई होता है, एवरेज एट द मनी ओआई। ये जो ओआई है ज़रूरी नहीं है कि पिछले एक्सपायरी में भी सेम रहा होगा या उसके पहले भी सेम रहा होगा, चेंज होते रहता है उससे 15-20%।
ये जो लोग जो करते हैं और ये डेटा मिलता नहीं है रिटेल के लिए, ये आप कर भी नहीं सकते, हम कर भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। कौन डेटा इतना एक्सपायरीज का वहाँ पे रखे करेगा। ये जो बहुत सारे सेंसिबल ऑप्शा देते हैं वो बस करंट मंथ का वहाँ पे, वो भी एवरेज नहीं देते, वो सिर्फ सब करंट मंथ का प्लॉट कर देते, उससे कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। डेटा कभी भी जो ट्रेडर्स होते हैं या क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं कि अपना जो डेटा का जो एक चार्ट में जो उसको आप जब प्लॉट करते हो उसमें वेरिएशंस कितने वो देखते हैं। आप जो समझ लीजिए ये वीक का यहाँ पे 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट वीक जो है 8 दिसंबर में इस टाइम पे, हाँ टाइम की बात हो रही है, मतलब 10:30 बजे एक्सपायरी के दिन, तब अगर कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे 5 लाख, मतलब स्टार्टिंग के जो फेज़ हो, मतलब उसको अगर हम करंट टाइम भी नहीं बोलेंगे तो एक फेज़ में 9 से 12 के बीच का जो फेज़ है पकड़ लेंगे मार्केट का, 2 फेज़ में डिवाइड कर लेंगे, तो उस फेज़ में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे एट द मनी के। उसके पहले के जो थे उसमें जब मार्केट, क्योंकि ये तब 5 लाख थे, क्यों, क्योंकि मार्केट तब वहाँ पे पीडीएल के नीचे होगा, है ना, उस तरीके से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़े होंगे। तो वो ये देखते हैं कि ये जो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये एक स्ट्राइक प्राइस का नहीं, एक ग्रुप का, उसमें परसेंट चेंज कितना आ रहा है ग्रेजुअली। तो उससे हम समझ में आता है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कितने एक्टिव है। अगर 5 लाख प्लस है, मतलब एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये नंबर ऐसा नहीं, 5 लाख प्लस है मतलब बहुत हेवी क्वांटिटी में पोजीशंस बनी है वहाँ पे, अबव एवरेज क्वांटिटी में पोजीशंस बनी है। अगर हमारा एवरेज 3 लाख होगा और अभी 3 लाख है तो एवरेज क्वांटिटी में पोजीशंस बनी है, मतलब बहुत बड़ा मूव। और जब यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन बनी है मतलब वो डायरेक्शनल पे जाएगा मार्केट, क्योंकि इतना हेवी अगर पोजीशन वहाँ पे बिल्डअप हुआ है अबव एवरेज, तो वो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करेगा, और या तो वो ब्रेक होगा तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में मूव आएगा, है? तो ये जो होता है उस लॉजिक से दिया जाए। बट हम लोग क्या देखते हैं, अरे 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये लाख, और कल तक परसों तक भूल जाएंगे। ये चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि ये जो डेटा देखने का तरीका है, आप सिर्फ उसको देख रहे हो, बट आप डेटा हमेशा कंपैरिजन में होता है, बराबर। आप अब अगर हम देखना है कि एक इंसान को सक्सेसफुल है लाइफ में, 5 साल बाद आप देखोगे सक्सेसफुल क्या है, तो उम्र तो सबकी 30 से 35 हो गई, सक्सेसफुल में क्या देखोगे 5 लाख पहले उसका बैंक बैलेंस क्या था, 5 साल पहले बैंक बैलेंस क्या था, अभी बैंक बैलेंस कितना है, 5 साल पहले उसका जो है वो रेंट पे ले रहा था, अभी उसने अपना खुद का घर ले लिया। एक एग्जांपल, ये मैट्रिक्स होता है ना। आप ये नहीं देखो ना 5 साल पहले ये कितने मतलब अच्छा था, अभी कितना अच्छा हो गया, वो मेजर नहीं कर सकते। डेटा बेस्ड अगर हम बात करेंगे तो वो ये मेजर करता है फैक्ट्स पे या उस पे। तो ये चीज़ रहती है मेजर, जो एक एटलीस्ट जो बड़े लेवल पे जो ये सब जो चीज़ें कौन देता है, ये ब्लूमबर्ग्स वगैरह बहुत सारे आपके जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ये सब वो करके देते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होता है, जिसमें एक तरीके से जो आपका ओआई का चेंज होता है वो भी प्रेडिक्ट करता है सिस्टम। बट अब ये जो चीज़ें हैं ये कैसे, आई नो बिकॉज डेफिनेटली मेरे वहाँ पे जो एटलीस्ट आई नो सम ऑफ फ्रेंड्स जो इस तरीके के क्वांटिटेटिव सिस्टम्स में वहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ये लॉजिक है, ये हम रिटेल में कभी नहीं हो पाएगा, हम कर ही नहीं सकते, मेंटली भी कैपेबल नहीं है, और कोई आप एल्गो भी डेवलप करके नहीं कर पाओगे। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, राइट। और वो इसलिए जो एल्गो ये जो मिलते हैं सिस्टम्स, एआई बेस्ड सिस्टम्स आते हैं, हमें जो एल्गो हम देखते हैं ना यहाँ हुआ जो हमें फ्री में दिख रहे हैं ऊपर नीचे, वो एकदम सिंपल एल्गोज है। स्टैडल स्ट्रैंगल के एल्गो सिंपल एल्गोज होते हैं, बट जो अच्छे एल्गोज है जो आरओआई बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं वो कभी भी आपको फ्री में नहीं देगा, कोई नहीं देगा आपको फ्री में, है ना। वो उसका तो बोल ही लगेगा। कोई अगर एल्गो 80-90%, 70-80% उसको दे रहा है आरओआई, तो वो जो चीज़ है वो इंस्टीट्यूशनल या बड़ा कोई हेज फंड या वो रहेगा, वो खरीद लेगा, उसको पैसे देके खरीद लेगा उसे, या उसको कॉपी बना देगा, खरीदेगा नहीं, उस एल्गो को कॉपी कर लेगा और अपने सिस्टम में रन करेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना है। इसलिए ओआई डेटा जो है बहुत मिसलीडिंग होता है। एक सिंगल स्नैपशॉट, जैसे ये स्नैपशॉट मिसलीडिंग है, बट अगर आप एक्सपायरी वाइज उसको एक ग्राफ बना के देखोगे चेंज वगैरह क्या है, तब वो डेटा काम का है। सिंगल डेटा कोई काम का नहीं, क्योंकि चेंज भी बहुत स्लो होता है। देखो 3 मिनट डिले आता है, चेंज भी बहुत स्लो होता है, राइट। तो बहुत लोग करते हैं हाँ ओआई डेटा कॉल में बहुत सारा ओआई है, पुट में ओआई है, चलो साइडवेज है, ऐसा नहीं होता। वो चीज़
कोई सेंस नहीं। वो मार्केट ओआई डेटा देखने की क्या ज़रूरत है उसके लिए, ये रेंज के अंदर है, मार्केट साइड में आंखों से दिख रहा है ना, सिंपल। तो प्राइस एक्शन यही बोलता है कि चीज़ें सिंपल रखो, जो चीज़ सामने दिख रही है उस पर ट्रस्ट, मतलब जो है प्रॉपरली उसको एनालिसिस करो और अपने सेटअप्स के हिसाब से सेटअप्स पे ट्रस्ट करके अपना ट्रेड्स लो आप, सिंपल बात है। तो उसके हिसाब से ही मतलब वो बोलता है कि ये सब डेटाबेस जो होता है वो डेटाबेस जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। आप जैसे अपना आप देखो, आप डॉक्टर्स मेडिकल वगैरह जो आपका देखते हैं, हम तो सिर्फ वो देखते हैं ना कि हाँ ब्लड लेवल ये सब, बट बहुत सारी जो मेडिकल जो कैलकुलेशन सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो हमें सिर्फ चार्ट बना के वहाँ पे एक तरीके से वो देते हैं, बट उनको बहुत सारे पैरामीटर्स अंदर ही अंदर कैलकुलेशन वहाँ पे होते रहता है। सिमिलरली हमारा जो भी एक आप कोई भी एक हम सिस्टम आईटी इंडस्ट्री या कहीं भी काम करते हो, या जो भी हम ये कंप्यूटर्स में देख रहे हैं, हमें तो सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, बट उसके अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रहे हैं। हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वाई डेटा वगैरह ये सब चीज़ें जो रहती है ना, ये अल्टीमेटली एनालिसिस रिजल्ट करना। और कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ ओआई बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं करेगा, कभी नहीं। पहले होता था वो ओआई डेटा, आप देखोगे लोग बोलते थे पहले काम करता था, और करता था क्योंकि तब वहाँ पे जो है मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन कम रहता था, राइट। अभी इतना हो गया, अब इतना सब कोविड के बाद वहाँ पे चेंजेस आई है, मार्केट की वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है। तो अभी ओआई डेटा का जो एक्यूरेसी है 50% के नीचे चली गई है, अगर उसको देख के ट्रेड करोगे तो प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करोगे तो बढ़िया आपको वो रिजल्ट देगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको ब्रिज समझ में आई होगी। साइडवेज है बैंक निफ्टी है, वो हमने पहले ही कर लिया, उसमें कुछ है नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आर्ली बेसिस पे स्टॉक्स चूज करने पड़ते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। डज एवरी डिलीवरी बाय कन्वर्ट इन इंट्राडे इफ वी सेल ऑन द सेम डे? यस यस, आपने सीएनसी में अगर कुछ भी बाई किया है और उसको सेम डे आपने सेल किया है तो वो इंट्राडे के बेसिस पे ही आपको ब्रोकरेज लगेगा। अगर आप कैरी नहीं कर रहे हो उसको तो इंट्राडे ही वो कैलकुलेट होता है, भले आपने सीएनसी में ही एग्जीक्यूट क्यों ना किया हो, बट आपके डीमैट पे नहीं आ रहा है ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही जा रहा है, तो वो इंट्राडे ही है। यस, प्रोजेक्शन में हमेशा 2 सेटअप होता है, अभी सिंगल सेटअप नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भरत जी का क्वेश्चन है, तो हमेशा सेटअप यहाँ पे ये चीज़ है कि अब यहाँ पे हमारा कौन सा सेटअप, ये रिवर्सल सेटअप है कि मार्केट ने ट्रैप किया, इसीलिए हम लोग वहाँ पे कि जो भी इसके नीचे सेल किया वो ट्रैप है। अब ये एक सेटअप हो गया। ट्रेंडिंग सेटअप क्या है, मार्केट यहाँ पे बेस बिल्डिंग करके नीचे कंटिन्यू करेगा, तो जो ट्रेंड है जो नीचे का है, जो बेरिशनेस है वो कंटिन्यू कर रहा है, वो अभी तक नहीं किया उसने, राइट। तो ये इस तरीके से सेटअप में मतलब हम फ्लेक्सिबल दोनों साइड रहते हैं। प्रोजेक्शन सेटअप में फ्लेक्सिबल रहते हो डिपेंडिंग कि मार्केट कहाँ पे उस सेटअप के रूल्स और WRC बना के मूव हो रहा है। WRC हमारा एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है, उसके उसके पीछे जो उसने बैकग्राउंड बनाया वो हमारा सेटअप का लॉजिक वहाँ पे डिफाइन करता है। यस, मंथली में अगर आपको करना है तो आप 500 पॉइंट दूर जा सकते हो, मंथली में इंट्राडे डीके नहीं होता है। तो यस, आपको मंथली अगर बाय करना है नेकेड कॉल कम रिस्क में, अगर वीकली से कम रिस्क होता है मंथली में, उसमें जाना है तो आप आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हो, 500-1000 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे ये मंथली तो अभी आधा दिसंबर ख़त्म हो गया, तो 1000 पॉइंट जाके तो कोई मतलब नहीं है, बट आप 500 पॉइंट जा सकते हो। उसका प्रीमियम होना चाहिए 200-300 के अराउंड, तो प्रीमियम होना चाहिए। बट अभी अगर आप 44,500 का प्रीमियम देखोगे दिसंबर में, मतलब एटलीस्ट 250-300 के ऊपर तो प्रीमियम होना चाहिए ना, अगर हम बाय कर रहे तो, नहीं तो मतलब नहीं है। तो उसका प्रीमियम है 230 पे, तो प्रीमियम 44,500 पे भी मार्केट में कम है, तो हमें काम 44,000 में ही मंथली में करना पड़ेगा। हम वहाँ पे कर सकते हैं, बट आपको जो है प्रॉफिट फिर वो उतना देगा नहीं। 250 से ऊपर मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए, रिकमेंडेड 300 के ऊपर प्रीमियम। अगर हम मंथली ट्रेड कर रहे हैं
300 के ऊपर जहाँ प्रीमियम मिल रहा है वो हमें ट्रेड करना चाहिए। उसके नीचे वाले जो प्रीमियम है वो बहुत छोटे प्रीमियम हो जाते, फिर वो फिर मूव नहीं करते। ठीक है, चलो थैंक सो वेलकम प्रशांत जी। आई वुड लाइक टू थैंक यू टू चेंज माई कंसेप्ट ऑफ वीकली ऑप्शंस अगेंस्ट मंथली। आई हैव बीन लूजिंग कैपिटल, आई वाज प्लेइंग मंथ वीकली। यस, ये देखिए ये क्या रहता है ना, जो ये सब जो ट्विटर यूट्यूब में जो उन लोगों को ट्रेडिंग आती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, उनको समझ में नहीं आता ट्रेडिंग क्या, और वो ये सब फालतू की चीज़ें सिखाते हैं। अरे वीकली में देखो मैंने ये किया 10 का 20, ज़ीरो और हीरो, ये सब है। ये सब चीज़ें क्या, वही ना एक्साइटमेंट। अब जैसे मूवी में हम एक्टर को देखते हैं, वो फाइटिंग करता है, डिशुम डिशुम यहाँ मारता है, देखने में बहुत मज़ा आता है। रियल लाइफ में मार सकते क्या ऐसा, कूद काट के यहाँ वहाँ से ऐसे उल्टे घूम के यहाँ पे मार सकते? हमारा ही टांग टूट जाएगा, हमें ही हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा एक्रोबैटिक्स ज़्यादा कर लिया तो, राइट। तो वो मूवी में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, सिंपल बात है। तो ये वीकली ऑप्शंस के पीछे जो बहुत सारे लोग एकदम पागलों की तरह पड़े रहते हैं बाइंग में, वो प्रॉब्लम उनको वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते ना वो लोग, उतना वोलेटिलिटी ही हम लोग वहाँ पे नहीं हैंडल कर सकते वीकली का। स्पेशली नए लोग, बिगनर्स की बात हो रही है, और नहीं हैंडल कर रहे, और वो छोटे मूव में फिर वो ऐसी 5-5 6 लॉट के वीकली ऑप्शन के सस्ते रहते हैं, 150 रुपये के, 200 रुपये के। तो उसमें क्या, जिसके पास 20,000 कैपिटल है वो भी 5 लॉट में कर लेगा, राइट। उसके वजह से प्रॉब्लम उसका ये आता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट पूरा तहस नहस हो जाता है। इफ़ ही इज़ बाइंग इन 5 लॉट्स इन 20,000 कैपिटल, 1 रॉन्ग ट्रेड विल टेक 50% ऑफ हिज कैपिटल। 2 गलत ट्रेड, उसका जर्नी ख़त्म। तो इसीलिए मैं करता हूँ, आपको ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करनी है मंथली से स्टार्ट करो आप। मंथली में वोलेटिलिटी कम होती है, डीके नहीं होता है, एग्जिट का मौका मिलता है, और थोड़ा सा मार्केट से दूर भी हम खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे स्टार्ट करो, धीरे धीरे फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आता है फिर आप वीकली में धीरे धीरे करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली में हेज करके आओ अगर गाना है तो। सो ये चीज़ आप करोगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में उतनी परेशानी नहीं होगी कंपैरेटिवली। वीकली में बहुत लोगों को मतलब परेशान बहुत होता है। लेवल सर अभिनव का है इन सेटअप और कैंडल, नहीं कैंडल बेसिस पे कोई लेवल मार्क नहीं होती है। लेवल्स हम जो मार्क करते हैं हमेशा एकिनाची यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कैंडलस्टिक के लेवल्स हम देखते ही नहीं है वो, क्योंकि बहुत उसमें कचरा होता है। अच्छा, उमेश जी का कंप्लीट गेम चेंजर नहीं है वो, कंप्लीट प्रोडक्शन है, उसकी टाइमिंग्स होती है हमेशा रात में ही होती है, 9 PM को ही होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे पास वर्किंग ही आते हैं। तो लाइव मार्केट सेशन तो लाइव मार्केट में ही होंगे, बट जो मेरा कोर्स रहेगा उसकी टाइमिंग्स रहेगी बाकी की, वो हमारी हमेशा रात में ही होती है, 8:30 9 PM के अराउंड ही। OI पल्स गिव्स मोर एक्यूरेट, दैट इज व्हाट पर्सनली थिंक, प्लीज गाइड अकॉर्डिंगली। OI पल्स का भी जो चीज़ है, मैक्सिमम लोगों को जो देखो अभी कैसा है, कोई बंदा अगर किसी सिस्टम को अपने किसी को प्रमोट कर रहा है तो वो अपने पॉजिटिव फीडबैक्स ही सामने रखेगा, है ना, वो सिंपल चीज़ है। बट मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि उनको उससे बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो एक तरीके से अल्टीमेटली आप प्राइजेक्शन के साथ यूज़ करोगे तो फिर देखो, आप प्राइजेक्शन अगर कहीं भी आप उसको लॉजिकल यूज़ करो तो आप OI यूज़ करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो हमारे ऊपर है कि परसेप्शन है, अगर आपको लग रहा है नहीं कि आपको वो यूज़ करना है तो यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके प्राइजेक्शन का जो नॉलेज है उसको अपने एक तरीके से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, सो दैट उस डेटा में कुछ इनकन्सिस्टेंसी रहेगी तो आप पकड़ लोगे कि ये ऐसा क्यों बता रहा है कि शॉर्ट सेल, मार्केट तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का कोई सिग्नल ही नहीं है, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता मुझे शॉर्ट सेल लेके। तो आप जो भी उस टाइप का जो रॉन्ग डेटा होता है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैडल इन 25K नहीं बना पाओगे चंदन जी, 25,000 में स्ट्रैडल नहीं बनता है मार्केट में, है ना। या तो अपना खुद का आप ये खोलो ब्रोकिंग फर्म और फिर स्पेशल पर ये ले लो, बट नहीं बनता है 25,000 में स्ट्रैडल नहीं बनेगा। 25,000 में आपका बन जाएगा आयन फ्लाई भी नहीं बनेगा आपका, मैक्सिमम आप एक आयन कॉन्डर वगैरह बना सकते हो, पॉसिबल नहीं है। क्रेडिट बन जाएगा, क्रेडिट बना सकते हो
25,000 में, बट स्ट्रैडल तो बहुत दूर की बात है, स्ट्रैडल नहीं पॉसिबल है। विच डीमैट अकाउंट इज़ बेस्ट, वो सबका अलग अलग है। आपको डीमैट अगर खोलना है तो डीमैट तो आप सबसे कोई टेंशन नहीं है, आप देखो अभी डीमैट आपको ये खोलना है तो आपको अगर प्लेज करना है, जैसे कि अगर सिंपल चीज़ है कि अगर आपका प्लेज हो रहा है व्हाट विल से होल्डिंग्स है ना, जैसे मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी मेरे पास भारत बॉन्ड्स है ना, उसके ETFs है, तो वो मैंने प्लेज कर दिया। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम ब्रोकर के पास होगा तो आप उसको प्लेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फायर्स में ही मेरा डीमैट है और वही मेरा ट्रेडिंग है, तो मुझे उसमें क्या रहता है कि एटलीस्ट आपको भारत बॉन्ड से जो मेरा कैपिटल है उससे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उससे आपका बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है कि एक तरीके से दिखाता हूँ मैं भारत बॉन्ड से, एक मिनट का है, तो यहाँ पे ये भारत बॉन्ड्स के जो ये प्लेज्ड है, राइट। तो ये जो प्लेज्ड यहाँ पे है, तो ये ट्रेडिंग कैपिटल में आपका यूज़ होता है। तो ये एक तरीके से आपको जो है इंटरेस्ट भी मिल रहा है कैपिटल पे आपका, और उसके साथ साथ आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी, और आपको भारत बॉन्ड्स में अराउंड वो 94% तक मार्जिन देता है, 6% सिर्फ आपका कटता है, राइट। तो मैंने 50% अभी उसको प्लेज किया है, रिमेनिंग जो मेरा एक और था लिक्विड 20 उसको मैंने सेल किया, अभी उसको वापस भारत बॉन्ड्स में प्लेज करने के लिए अभी करूँगा, बट वो ग्रेजुअली आई विल बी डूइंग। सो एक तरीके से टोटल जो एक फंड में अराउंड 18 प्लस जो है 18 लाख प्लस, उसमें से अराउंड 6,60,70,000 अभी ये प्लेज्ड वहाँ पे रखा है, बाकी का भी और उसको प्लेज वहाँ पे आई विल बी डूइंग ग्रेजुअली। तो उससे आपका सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है, इसका प्लेज आपने कर लिया, एक चीज़ पक्का गारंटी है, आपका ब्रोकर आपका पैसा लेके भाग ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, क्योंकि ब्रोकर के पास आपका जो पैसा है नहीं है, आपका पैसा सीधा CDSL पे है, क्योंकि आपका जो होल्डिंग है डीमैट ये CDSL है। जिन लोगों का भी इस बड़ा कैपिटल है उनको हमेशा प्लेज करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैश रिज़र्व है वो आपका अगर आप सिर्फ ब्रोकिंग अकाउंट में कैश रखोगे, है ना, समझ लो अब एग्जांपल अपने 15 लाख अपने ब्रोकिंग अकाउंट में रखे कैश पड़े, जैसे हम बैंक में रखते हैं, और एग्जांपल कल अपना भाग गया ब्रोकर पैसा लेके, है ना, तो फिर क्या होगा, अगर वो पैसा लेके भाग गया तो आपको वहाँ पे क्या करेगा कि वो ट्रीट होता है कि एज अ लोन टू ब्रोकर, जो उसका क्लासिफिकेशन होता है कि आपने ब्रोकर को लोन दिया है एज अ कैश, और जब उसका लिक्विडेशन होगा, जब सब उसका रिकवरी होगा, फिर वो पैसा आपको जितना है मिलेगा, आपको पैसा मिल जाएगा, बट आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक का जैसे मैंने बोला इंश्योरेंस होता है 25 लाख तक का NAC हर एक बंदे का जिसका भी डीमैट अकाउंट है, आपके 10 से फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक पैन पे 25 लाख आपका डीमैट अकाउंट वहाँ जितना भी रहेगा 25 लाख तक इंश्योर रहता है, तो आपको उतना तो मिल ही जाता है। आपका 15 लाख कोई ब्रोकर लेके भाग भी गया, 25 लाख तक इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा, बट उसमें कैसा टाइम लगेगा ना, लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, 1 साल 2 साल 3 साल टाइम लग सकता है, बट पैसा मिल जाएगा। अब आपने जब प्लेज किया है होल्डिंग्स, तो आपका पैसा ब्रोकर के पास तो है ही नहीं, क्योंकि वो सेल ही नहीं कर सकता, कैसे सेल करोगे, OTP वगैरह उसके बिना कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ओनरशिप इतना उसको ईजीली, तो वो जो चीज़ है वो भाग भी गया तो भी आपके पास CDSL के पास है, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजो, ये मेरे को ये ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में स्विच करना है, 1 हफ्ते में आपके पास आपकी होल्डिंग्स वापस, राइट। तो रिस्क आपका कितना गया, सिर्फ वो गया होगा तो जो 6% कैश कंपोनेंट लेके भागा है ना, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये सब वैसे अच्छे ब्रोकर्स है, ये सब नहीं है, बट एक वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे क्या होता है। तो इसीलिए जो है अच्छा कैपिटल है, प्लेज करो, प्लेज करने के बाद उसमें आपका जो है 94% तक आपको कैपिटल फ्री अप होता है, ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। जिनके पास अबव 5 लाख प्लस कैपिटल है उनके लिए, जिनके पास उससे कम है उनको ज़रूरत नहीं है एकदम ये करने की, बट 10 लाख 20 लाख 30 50 लाख 1 CR जितना भी उसका कैपिटल आपका है, तो आपको उस पर उस तरीके से आप करोगे तो थोड़ा सा
आपको मतलब एक पीस ऑफ माइंड रहता है, आपका पैसा सेफ रहता है। ठीक है, चलिए बेस बिल्डिंग नहीं, बेस बिल्डिंग करंट डे अगर हो रही है तो नेक्स्ट डे अप्लीकेबल नहीं है। ये अराउंड नेक्स्ट 1 आवर में, 1 to 1.5 आवर में यहाँ पे बेस बिल्डिंग किया तो फिर स्पेस अच्छा है, इसमें भी स्पेस दोनों साइड अच्छा है, टाटा मोटर्स में भी अच्छा है। बस चलो इफेक्टिव, चलो क्वेश्चंस पे मूव हो जाते जो जो अभी यहाँ तक मैंने छोड़ा है। प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ हेजिंग वर्क्स। हेजिंग का सिंपल चीज़ है कि लेट्स से हेजिंग वर्क्स बोथ वेज, द लॉस जितना हम लोग करेंगे, अगर नॉर्मल आप एक कोई पोजीशन में लेते हो और आपका वहाँ पे मैक्स लॉस समझ लीजिए आपका वहाँ पे 30,000 है, तो हेजिंग करके वो मैक्स लॉस 30,000 से हम 12,000 15,000 तक लेके आ सकते हैं, मतलब 50% 60% तक उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो एक एडवांटेज रहता है हेजिंग का, है ना। सेकेंड जो चीज़ वहाँ पे रहेगी कि हेजिंग से आपका जो रहता है शॉर्ट वोलेटिलिटी जो आती है मार्केट की, छोटी छोटी वोलेटिलिटी, छोटे अप एंड डाउन मोमेंट्स, उससे आप पैनिक नहीं करते हो, right? उससे आप पैनिक नहीं करते हो और उससे आप जो है वो एक तरीके से आप ओके, तो यहाँ पे अपना जो है कि आपका वहाँ पे मार्केट में लॉस का भी कम हो जाता है, और सेकेंड चीज़ है छोटी मोटी वॉलीटिलिटी से आप पैनिक करके पोजीशन एग्जिट नहीं करते हो, मतलब एक होल्डिंग कैपेसिटी सबसे मेन चीज़ हेजिंग का है, जो होल्डिंग कैपेसिटी है मार्केट में वो बढ़ जाता है। उसके वजह से एक रहता है कि हम अपने ट्रेड को चलने के लिए और मैच्योर होने के लिए टाइम देते हैं, है ना, क्योंकि जब भी जैसे समझ लिया आपने ट्रेड के इनिशिएट कर लिया, एक एग्जांपल बजाज फाइनेंस बाय इनिशिएट हो गया, तो मार्केट अगर एक थोड़ा सा डिप भी मारेंगे, अगर सिर्फ नेकेड रहेगा तो पैनिक कर लेंगे, अरे यार ये जा रहा है कैसे, जा रहा है कैसे, बट एक सिस्टमेटिकली वो टेस्ट करके अगर एक वॉलेटिलिटी के बाद जा रहा है तो आपको वहाँ पे टाइम मिल जाता है, राइट। तो आपको एक तरीके से आप पैनिक नहीं करोगे, आप वेट करोगे, हाँ क्लोजिंग देना है तो क्लोजिंग जब तक नहीं देगा तब तक मैं पोजीशन होल्ड करूँगा। तो ये सबसे मेन चीज़ है, लॉस भी कंट्रोल में करता है और ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाता है सेम रिस्क में, राइट। तो वो एक उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हेजिंग का। पीसीआर पुट कॉल रेशियो वही है कि पुट का जितना आपका ओआई है, मतलब आपका जो डिवाइडेड बाय कॉल का जो अपना डेटा है उसको पुट कॉल रेशियो बोला जाता है। अगर आपका पुट रेटिंग ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल रेटिंग, तो इसका मतलब है कि पुट सेलर्स ज़्यादा है, मतलब मार्केट एक्सपेक्टेड है कि बुलिश जाएगा, ठीक है, वो ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। बट अगेन वो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक तरीके से जो पीसीआर आपका रेशियो है, राइट, आपका जो पीसीआर रेशियो है वो भी करंट एक ही एक्सपायरी का है ना, तो वो आपका वापस रियल पिक्चर शो नहीं करता है, क्योंकि पीसीआर आपका जो रहेगा कि एक तरीके से मार्केट में पीसीआर जब तक 1 के ऊपर बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तब तक वहाँ पे जो पुट वॉल्यूम है, मतलब उसका पुट वॉल्यूम आपका कॉल वॉल्यूम से ज़्यादा है, राइट। तो कॉल वॉल्यूम से ज़्यादा है, मतलब एक तरीके से आपका मार्केट में पुट्स ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं कंपेयर टू कॉल। तो पीसीआर 1 के ऊपर अगर होता है तो उसको हम जनरली बोला जाता है कि वो मार्केट में बेयरिश साइड है, और पीसीआर 1 के नीचे होता है तो उसको थोड़ा सा बुलिश मार्केट का एक साइन माना जाता है।
तो इसमें मतलब आपका वही रहता है कि अगर 1 के ऊपर है तो ज़्यादा पुट्स बाय हो रहे हैं कंपैरेटिवली, है ना। पीसीआर ग्रेटर देन 1 मतलब पुट कॉल रेशियो, ज़्यादा पुट्स बाय हो रहे हैं कंपेयर टू कॉल्स, इसका मीनिंग ये होता है कि बियरिश, है ना। बट ये जो है ये अगेन सिग्नल सिर्फ ये डेटा, एक सिंपल डेटा से अगर ऐसा रहता तो देखो आप, हमें ये चीज़ समझनी है, अगर सिंपल एक ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 से हमारी ट्रेडिंग होती तो लोग सीखते नहीं ना, बस वो अच्छा ग्रेटर देन 1 है चलो बाय करो पुट्स, सब लोग पैसा बनाते। ये जो चीज़ है ये चीज़ नहीं रिजल्ट देती है। बात वहीं पे फॉरवर्ड है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आइसोलेशन में देख रहे हो आप, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से नहीं देख रहे हो क्या है, राइट। और जनरली प्राइजेक्शन के साथ है, अच्छा चलो प्राइजेक्शन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है और आपका पीसीआर 0.7 से ऊपर है तो चलेगा, दैट इज़ फाइन। वो कम्प्लीटली आप प्रॉपर वे में उसको मार्केट को फिर देख रहे हो, है ना। और 1 के ऊपर तक नहीं वेट करता क्योंकि 1 मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका। जनरली जो पीसीआर ट्रेड करते हैं 0.7 या 0.6 के ऊपर मार्केट पीसीआर जाने लग जाता है और मार्केट में ब्रेकडाउन आता है, सबसे पहले प्राइस का ब्रेकडाउन आएगा और पीसीआर 0.6 के ऊपर है तो मतलब आपका बियरिश सेंटीमेंट वहाँ पे हो गया। उस तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कोरिलेशन दोनों में आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो जो पीसीआर फॉलो करते हैं, अगर आपको करना भी है, जो एटलीस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको देखते हैं एज एन जस्ट एक इंडिकेशन कि क्या है, तो वो देखते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है क्या, उसके साथ पीसीआर का कोरिलेशन है, वो आप कर सकते हो, वो चलेगा, वो एक्सेप्टेड है एक्सेप्टेबल है मतलब, ठीक है। WRC वाइड रेंज कैंडल है अरुण जी, है ना। डन द सेम एज, अच्छा PR सुंदर भारत बॉन्ड इज़ लाइक, देखिए भारत बॉन्ड क्यों लेना है, अगर आप, मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों नहीं, बाकी बॉन्ड जो है बोले सेम PR सुंदर ने भी किया है, ऐसा नहीं, वो नहीं, बहुत लोग करते हैं, उसमें ये नहीं है कि वो अकेला कर रहा है या क्या वो कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, प्लेज का मैं पोर्टल ओपन करता हूँ, भारत बॉन्ड ही क्यों, है ना, वो एक चीज़ है, उसका रीज़न बता देता हूँ। एक मिनट लॉगिन कर लेता हूँ मैं एक बार प्लेज वाले पोर्टल में। चलो भाई लॉगिन हो गया ना, ओके। यहाँ पे हम जब इक्विटी ETFs में जाएंगे, अभी ये लोड होने दो, लोड होता है क्या देखते हैं अभी। अरे लोड क्यों नहीं हो रहा है ये, चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, अपन यही जाएंगे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, यहाँ पे दिख जाएगा स्टॉक्स एंड ETFs। अभी यहाँ पे जब आप उसको देखो ये अरेंज करते हो, अरे एक मिनट, स्टॉक्स नहीं चाहिए, चलो ETFs भी है ना यहाँ पे, ओके सॉरी एक मिनट, स्टॉक्स एंड ETF। अभी आप अगर देखोगे कोलेटरल वैल्यू मतलब कितना परसेंट आपको उसका मार्जिन मिलता है, तो नंबर 1 पे भारत बॉन्ड्स ही है, राइट, सिर्फ 6%। और उसके बाद DSP ETFs है, आपका ये जो निफ्टी के ETFs है, या आपके HDFC के NX है, तो ये सारे जो है आपके ये 94% मिलते हैं, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ETFs मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, वो अभी क्यों नहीं बनाया, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है, मार्केट्स बैठे हैं ऑल टाइम हाई पे, तो जो मेरे ETFs थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो प्रॉफिट बुक करके उसको आपने लिक्विडेट कर लिया। अभी जो है, सॉरी ऑल टाइम हाई पे, ATM लिख दिया, ऑल टाइम हाई पे। अब जो है बॉन्ड रेट्स आपके जो है वो ज़्यादा बेटर है, वो आपको थोड़ा रिटर्न वाइज ज़्यादा बेटर देंगे, और वहाँ पे आपको जो भी एक एक्सपेक्टेशन है उसका वो थोड़ा आपको, मतलब अगर मार्केट क्रैश भी होगा तो भी यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड आपके सिक्योरिटीज़ होते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है जब मार्केट एकदम हाई पे रहता है। और जब मार्केट क्रैश होगा इसको बुक करके वापस आई विल बी शिफ्टिंग टू निफ्टी ETFs, राइट।
तो वहाँ पे फिर आपका क्या रहेगा कि जब मार्केट 20-30% करेक्ट हो जाएगा तो आप वहाँ पे उसको जब स्विच करोगे तो आपका एक सबसे बेटर जो आपको एक एडवांटेज उसका मिलेगा वो ये रहेगा कि अल्टीमेटली आप लो पे मार्केट को फिर एक्सपोजर ले रहे हो। बट अगर हम सारा फंड अभी डिप्लॉय करें, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो हमारा जो फंड है वो भी तो उसका प्रॉफिट चला जाएगा, राइट? वो भी आपका जाएगा प्रॉफिट लॉस, और आपका जो कोलेट्रल वैल्यू है वो भी तो अफेक्ट होगा, कोलेट्रल वैल्यू है ना, वो भी आपका डाउन जाएगा वहाँ पे। तो अराउंड मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, देखिए ये भारत बॉन्ड का वेबसाइट है ना। तो चीज़ों को अभी समझ के, अब ये रिस्क क्या है, लो कैटेगरी में आता है कि मार्केट हाई है, क्रैश आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अभी मार्केट अभी इतना रैली कर दिया है, डेफिनेटली इट कैन फॉल। अब इसका जो है कि आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, AUM डेफिनेटली 8-10 हज़ार करोड़ है, बिकॉज अगेन इट्स काइंड ऑफ रिलायबल है कंपैरेटिव, राइट? तो यहाँ पे आप जो देखोगे उसे बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, राइट? स्टॉक मार्केट से तो ज़्यादा रिलायबिलिटी अभी के टाइम पे है, हमारी गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती। इनफैक्ट बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट जब करती है समझ लो इकोनॉमी तहस नहस हो गई, आपके बैंक के पैसों की भी वैल्यू नहीं रहेगी फिर। सिंपल बात है। अब जिम्बाब्वे की हालत देखो, क्या वैल्यू है उसकी, नाइजीरिया करेंसीज़ की उनकी वैल्यू देखो, आप अफ्रीकन की बहुत सारी करेंसीज़ की वैल्यू, क्योंकि उनके गवर्नमेंट जो डेट लेते हैं वो रिपे नहीं कर पाते, डिफ़ॉल्ट करते हैं। अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी आया था, बट चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास इतना कि डिफ़ॉल्ट करे, चाइना के पास इतना पैसा है, इतना है, उनको वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट किया, आपको इंटरनेशनल सोर्सेज से पैसा मिलना फिर कम हो जाता है। जो IMF, वर्ल्ड बैंक, आपका जो यहाँ से पैसा आता है ना, सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलता है। कोई भी आपका जो रेटिंग्स है उस आपके जो कंट्री की है वो भी गिर जाती है फिर, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट किया, गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है। इसका जो CAGR है डेफिनेटली कम है ना आपको, बट अभी देखना है कि अभी मार्केट का जो इक्विटी में रिस्क एपेटाइट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है? तो अब जो है यहाँ पे ये टेम्पररी रखा है भारत बॉन्ड, ये परमानेंट नहीं है। कब तक? जब तक इक्विटी मार्केट्स में एटलीस्ट हमारी इक्विटी जो भी निफ्टी सेंसेक्स टॉप से है 20 से 30% करेक्शन नहीं आ जाता। मिनिमम 20% करेक्शन चाहिए मुझे, मिनिमम। उतना जब आएगा तब मैं यहाँ से फंड्स स्विच करके निफ्टी ETFs में डालना स्टार्ट करूँगा और उसको प्लेज करूँगा, राइट? तो ये एक चीज़ है, दैट इज़ वाई इसका कोलेट्रल वैल्यू भी ज़्यादा है, और यहाँ पे यू कैन सी कि हाईएस्ट है 94% इन अ वे, राइट? तो इसको आपको ये आपके जो भी आप ब्रोकर है, जैसे ये फायर्स का पोर्टल है, कितना आपके ब्रोकर ने भी पोर्टल बनाया होगा, जो अगर आप दूसरा यूज़ करते हो तो उसमें वो चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं, है ना? तो ये रीज़न है कि भारत बॉन्ड्स क्यों, बिकॉज करंट मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। नहीं तो जो निफ्टी ETFs थे 2021 या उसमें जब वो प्लेज करके मैं अकाउंट्स में रखता था, वो सब अभी नहीं, मतलब लिक्विडेट हो गए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, तो सेंस नहीं बनता वहाँ पे रख के, तो उसको स्विच करके देन बॉन्ड्स में वहाँ पे आई हैव प्लेज्ड। तो ये रीज़न है, राइट? कैन म्यूचुअल फंड भी प्लेज टू? यस, एग्जैक्टली, म्यूचुअल फंड भी प्लेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स भी प्लेज होते हैं। अभी वो इनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है वो मेरे को, क्योंकि दूसरे सिस्टम में भी लॉगिन है, इसलिए साइमल्टेनियस लॉगिन शायद वो नहीं ले रहा है, बट यहाँ पे हो रहा है। और आपका जो जैसे बैलेंस्ड फंड्स होते हैं, हमेशा देखिए जो बैलेंस्ड फंड्स होता है, देखिए बैलेंस फंड्स का आपको ज़्यादा मिलता है। बैलेंस फंड मतलब डेट भी होता है, इक्विटी में भी होता है, उसका आपको ज़्यादा मिलता है। आप लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, जैसे कि जो टैक्स सेवर फंड्स हैं, उनका भी ज़्यादा मिलता है। बैलेंस देखिए सबसे टॉप में बैलेंस फंड्स हैं, राइट? और जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, मैं वो बताता हूँ। मेरा एक्सपोजर इसमें है, फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा, उसमें भी 92.5% फंड्स। तो
अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैं मतलब ये जो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई चल रहा है 20 साल 25 साल के लिए जो यहाँ से थोड़ा उसमें भी इन्वेस्ट है, तो ये वाला फंड आई हैव चोज़न। तो ये मेरा पर्सनल है। आप अपना मेरा एसेट है पराग पारिक, बट मेरा एसेट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। इसका कैसा है, ये एक्सपोजर तीनों सेक्टर्स में देता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, हायर कैप। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है। यूएस मार्केट में भी एक्सपोजर है, तो जैसे अभी यूएस मार्केट में करेक्शन आया तो बहुत बढ़िया है वो एक तरीके से। और तो वो थोड़ा सा बेटर रिटर्न वाइज बेटर है। बाकी आपको जो है आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, मार्केट को क्रैश का वेट करो, 20 25 30% क्रैश होने दो और इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न अच्छा ही मिलना। आप ये कोई भी म्यूचुअल फंड को इजीली बीट कर दो, पराग पारिक रहे या मिराय रहे या क्वांटम रहे, कोई भी रहे, वो HDFC रहे, आप सबको इजीली बीट कर दोगे, बहुत इजीली, है ना। तो ये रहता है। म्यूचुअल फंड भी आप हेज कर सकते हो। सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड का जो रहेगा, अगर आपके किसी दूसरे ब्रोकर के पास रहेगा, तो जहाँ पे आप प्लेज कर रहे हो उस ब्रोकर के डीमैट पे या CDSL का वो होल्डिंग उस ब्रोकर के इसमें आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर बहुत लोग ने अलग कोई शेर खान वगैरह की इससे अगर आपने लिया है, तो आप ज़ीरोधा में उसको हेज मोस्टली नहीं कर पाओगे, आपको वो वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ज़ीरोधा कैसे उसको एक्सेस करेगा, शेर खान के पास है वो, तो शेर खान से आप मूव कर सकते हैं, मेल आप करके, उसका प्रोसेस है, आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके कर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरोधा फायर्स कहीं भी है तो वैसे उस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो जो मेरा पराग पारिक का है वो यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो इस ब्रोकर के थ्रू वो ओपन नहीं है वो, तो इसीलिए यहाँ पे उसको मैं प्लेज में नहीं दिखेगा वो दूसरे ब्रोकर के थ्रू वो ओपन है। वो अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो आप उसको ट्रांसफ़र करके वो चीज़ें आपको दिख जाएगी, फिर आप उसमें यू कैन जो है कर सकते हैं, उसमें भी आप प्लेज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है कैसा है, वो कस्टमर केयर ही ब्रोकर है, ब्रोकर उनके जो रहते हैं उसके हिसाब से उनके जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करने रहता है। जिनके पास बड़ा कैपिटल है, जिनका 10 लाख के ऊपर है, आई वुड ऑलवेज उनको मैं बोलता ही हूँ कि आप प्लेज करो ही करो, है ना। ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। पैसा हमारा ही है ना, तो वो हमारा उस पर उसका प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। 50% कैश मेंटेन करने को बोल रहा है। देखो वो फायर्स नहीं बोलेगा या कोई ब्रोकर नहीं बोलेगा, जो कैश कंपोनेंट यहाँ पे जो बोलता है, तो कैश कंपोनेंट जो है वो आपका इन अ वे एक्सचेंज आपको ये बोलेगा। कुछ ब्रोकर थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, उनको अगर लगता है कि ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि 50% आपको कैश कंपोनेंट या फिर यहाँ पे एक तरीके से मेंटेन करना है या कैसे करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जैसे रिस्क एपिटाइट, जैसे बहुत बार ब्रोकर क्या है कि रिस्क एपिटाइट के हिसाब से भी क्लाइंट्स को कैटेगराइज करते हैं। अगर आप बहुत नए क्लाइंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत नया नया अकाउंट ओपन किया है, आप एकदम नए हैं और आपको थोड़ा सा, तो हो सकता है कि आप पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो ज़्यादा लगाए कि आपको बोलेगा नहीं भैया आपको 50% उतना रखना पड़ेगा इनिशियली, बाद में जैसे जैसे आपका प्रोफाइल बड़ा होगा आप उसको फिर कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक तरीके से जो भी हम कर रहे हैं इट्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट का एक बिजनेस है ना, कि आप ट्रस्ट कर रहे हो सामने वाले पे भी, तभी आप उसके पोर्टल में पैसा डाल रहे हो और आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। वो भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि आप उल्ट पतंग हरकतें नहीं करोगे या उसको कुछ अननेसेसरी वहाँ पे हेडेक नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत बार लोग ऐसे भी होता था जब पहले के ज़माने में ये एलिस ब्लू वगैरह 10-10 हज़ार में बैंक निफ्टी के फ्यूचर बाय सेल करने को देते थे। लोग 10,000 का बाय करके वहाँ पे, जब ये कोविड के टाइम में था, तो 10,000 का वहाँ पे बाय फ्यूचर करते थे और छोड़ देते थे। 10% मार्केट सर्किट हो, एलिस ब्लू का कभी कभी सिस्टम में प्रॉब्लम आता था और लेट होता था। बहुत सारे ऐसे लोगों ने उसके वजह से ब्रोकर का लॉस हो गया। मतलब वो भी एक चीज़ रहती है, क्योंकि सिंपल है कि आप 10,000 में किसी को आप बाय सेल करने दे रहे हो, वो अगर कर रहा है तो अगर वो एकदम उनके ऑटो स्क्वायर ऑफ सिस्टम्स काम नहीं किए तो लॉस तो बेयर करना पड़ेगा। ये बंदा अकाउंट बंद करके चला जाता है, अब वो क्या करेंगे, कितना फॉलोअप करेंगे, है ना। तो वो भी एक रहता है कि इसलिए वो सेफगार्ड करने के लिए अपने आपको यहाँ पे इस तरीके से वो जो है रूल्स बनाए गए, राइट। तो अभी जो है अभी बट रूल स्टैंडर्डाइज हो गए अक्रॉस ब्रोकर्स। तो पहले सामान
चीज़ें नहीं है। बैंक निफ्टी देखा जाए जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है अभी, वॉल्यूम मिसिंग है मार्केट में अभी एकदम। दोनों साइड के जो विक्स है, मतलब जो ऑप्शंस है, वो प्रीमियम्स थोड़े से अभी हल्के से स्पाइक मारे, हल्का। ये क्यों है? क्योंकि अभी वही है कि एकदम लो वॉलेटिलिटी वाला मार्केट है, तो हल्का सा भी मूव वहाँ पे आ गया तो थोड़े से ऑप्शंस अपने जो स्लम्बर है बेचारे सोए हुए थे वहाँ से जाग गए। वॉल्यूम में मूविंग एवरेज कैसे लगता है? इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे वॉल्यूम एम पे टिक कर दो, ये आपका मूविंग एवरेज लग गया। कलर चेंज जो करना है कलर चेंज कर दो, ये ऐसे लग जाता है। वॉल्यूम बार पे डबल क्लिक करो। यस, 1 आवर का जो बेस बिल्डिंग हो रहा है नेक्स्ट डे भी वो अप्लीकेबल रहेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नेक्स्ट डे भी वो अप्लीकेबल रहेगा बिकॉज 1 आवर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। उसका वैलिडिटी 1 आवर का 1 वीक का वैलिड होता है, 1 वीक तक। 1 आवर का जो टाइम फ्रेम का जो बेस बिल्डिंग वगैरह है वो नेक्स्ट एक 4-5 ट्रेडिंग डेज तक वैलिड होता है। चलो, अभी बैंक निफ्टी अपना निकल रहा है, बट अपने जो पुट्स कॉल्स है, कॉल्स 22-44,000 पुट एट द मनी 44,100। अरे ये 5 मिनट का देखना WRC बनाता है कि नहीं। जब विक बना दिया तो मतलब वो टाइम पास कंटिन्यूड है मार्केट। अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी के पुट्स है वो भी प्रीवियस डे वीवैप तक आ गए। जो पुट्स का सेटअप उनको फॉलो करते हैं उनको पता है प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर जब तक वो पुट जाएंगे नहीं तब तक वो बाइंग का मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा। वो एक बार चले गए फिर मोमेंटम बिल्ड होना चालू हो जाएगा। तो 44,100 और 43,600 का पुट डेबिट पे नज़र रख सकते हैं। अगर ये 44,100 का पुट बट 336 के ऊपर WRC बनाना चाहिए, 336 के ऊपर, तभी वहाँ पे उसमें मोमेंटम आएगा। और 44,100 का जो पुट है 22 दिसंबर नेक्स्ट एक्सपायरी की, करंट एक्सपायरी का तो वो ऐसा भागेगा नहीं तो डेड है। और जिनको करंट एक्सपायरी में करना है वो डेबिट बना के कर लो, उतना रिस्क मैनेज करके जितना है वो। अभी नहीं, WRC बनाई नहीं है उसने, और जब तक वो उसके ऊपर जाएगा नहीं 336 के ऊपर WRC, तब तक 44,100 पुट में भी बाइंग नहीं करना है। देखिए ये यहीं पे रेंज में घूम रहा है, WRC नहीं बनाया इसने, नीचे विक बनाया, देखो पूरा विक बनाया, WRC नहीं है।
आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस यस मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। PDF of 3 books are not seen on the joining links. ट्रेडिंग इन द जोन वो उस पर जो ड्रॉप बॉक्स का लिंक दिया ना, उसमें लिंक, उस पर क्लिक कीजिए। जो PDF पे जो लिंक दी है उस पर क्लिक कीजिए। वो ड्रॉप बॉक्स की लिंक दी है जहाँ बुक नाम लिखा है, वहीं पे आपको मिल जाएगा सागर जी। चलो एक मिनट, फालतू का पैनिक नहीं, फालतू का कुछ नहीं, जो है एकदम सिंपल रिस्क लेवल पे ला। क्लोजिंग दे दी, बहुत ज़बरदस्त होगी। अब इसके नीचे 1 मिनट क्लोजिंग ले लूँगा और मैं प्ले करूँगा डे हाई तक, विच इज़ 370 के ऊपर। इसके नीचे नहीं आना चाहिए 1 मिनट में। 1 मिनट में मूव हो रहा हूँ मैं। उसका रीज़न है कि वापस प्रॉफिट देना नहीं है, बहुत स्लो मार्केट है अपने पास। नेक्स्ट चलो, जाएगा तो अब भी निकलेगा वो एकदम फास्ट। निकल, थोड़ा एक स्पाइक दे, तो स्पाइक तो दे दिया है ना, जैसे एक्सपेक्टेड था, क्लियर था, स्पाइक तो दे दिया। अब बस ये हाई एक बार ब्रेक हो जाए, तुरंत एक स्पाइक वहाँ दे देगा। नहीं ब्रेक कर रहा है तो फिर 363 का 3 डे हाई के ऊपर मैं चाहता हूँ पुट सेलर्स के स्टॉप लॉस एक बार हिट कर ले, जो पुट के चार्ट के यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं 370 के। बट वो हिट करेगा कि नहीं, वो मार्केट के ऊपर है ना। हमारा काम रहेगा कि अगर वो नहीं हो रहा है 1 मिनट में थोड़ा कर रहा है तो हम 50% बुक कर लेंगे, सिंपल बात खत्म, है ना। उससे ज़्यादा उसमें हम लोगों को नहीं करना है। दिख जाएगा 1 मिनट में क्लोजिंग दे रहा है क्या, ठीक है। वॉल्यूम नहीं है, इसके नीचे आ गया तो उसको 50% बुक। चलो चलो, पुश करना है तो अब भी करना पड़ेगा, बहुत स्लो है अभी, ये जा नहीं रहा है। स्पाइक थोड़ी और चाहिए, स्लो है, स्लो के हिसाब से दे दी उसने स्पाइक, बट और थोड़ा एक स्पाइक एक्सपेक्टेड है। एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। एक बार ये हाई ब्रेक कर दिया, अब ये 362 तो एकदम 370 380 तक तो ऐसे ही भागेगा, प्यार से भाग जाएगा एकदम। बट यहाँ पे बेचारा स्टॉल हो रहा है हर बार, थोड़ा 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 थोड़ा, वो एक उसका प्रॉब्लम है। वो अपने हाथ में नहीं है, स्टॉल हो रहा है तो क्या करेंगे अभी। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं बाबा, तो स्टॉल हो रहा है तो ठीक है। तो 50% हमने लॉक कर लिया। अब रिमेनिंग क्वांटिटी मैं क्या करूँगा, इस पर कॉस्ट पे डाल दूंगा। कहाँ पे, जैसे ही अगर ये पुट 338 340 पे आ रहा है तो ये मैं पूरा स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। देखो इस तरीके से अब मैं राइट कर रहा हूँ प्रॉफिट को। अभी मैंने पार्शियली बुक कर लिया प्रॉफिट, 50% लॉक कर लिया प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे स्टॉल हो रहा है मार्केट। देखो बार बार स्टॉल हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो व्हाट आई एम वेटिंग कि अब ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वापस आ रहा है तो फिर क्या है, ख़त्म, फिर नहीं जाना है उसको। ठीक है बाबा, नहीं जाना है तो फिर मत जा। 340 के नीचे नहीं आना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए। उतना टाइम ले रहा है तो फिर हमारे पास भी उतना पेशेंस फिर नहीं है, फिर उसकी मूड नहीं है अभी, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। फिर हाफ हमने बुक कर लिया, मतलब ये ट्रेड हमारा, अब जो ये ट्रेड है वो हमारा लॉस में तो गारंटीड नहीं जाने वाला है, गारंटीड नहीं। लॉस तो हम करने नहीं वाले। वर्स्ट केस सिनेरियो कॉस्ट पे निकलेंगे, वर्स्ट केस। देखिए स्लो मार्केट का ये रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे बुक कर लिया। बार बार स्टॉल किया, क्लियर था, इसके नीचे 1 मिनट क्लोजिंग, मार्केट स्टॉल हुआ नहीं पाया तो मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, देखिए हमारा पार्शियली बुक नहीं किया रहता तो प्रॉफिट भी लेके जाता हूँ, इसलिए बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रीवियस डे वी वैप थी 38 के नीचे 1 मिनट क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, तब तक मैं होल्ड करूँगा। अगर ये लास्ट, क्योंकि बहुत बार क्या है कि 12:30 1 बजे स्पाइक आ जाती है, तो ठीक है, तो उसके लिए खेलेंगे, है ना, कितना जब वो दे रहा है तब, तो विल प्ले फॉर दैट, नॉट नाउ। देखो वापस आ गया है, चलने दो अब बिल्कुल जितना चलेगा चलने दो। ये मेरे को 376 380 तक का ये वाला चाहिए एरिया, दिस इज़ वेयर वी विल ट्राई टू बुक। इसके ऊपर अगर WRC मारते तो और ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं जा रहा है उसके ऊपर तो फिर देन विल डबल टॉप या कुछ ना कुछ तो बनाएगा वो। यहाँ पे 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करेगा तो एग्जिट कर देंगे फिर। बट आई ट्राई टू प्ले, जितना मैं इसमें खेल सकता हूँ उतना मैं इसमें खेलने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे मैं करूँगा 338 पे सेल, 50 क्वांटिटी का। क्या हो गया इसको,
अरे भैया ठीक है, मत डाल मार्केट में। 330, 330, 355 नहीं चाहिए मेरे को। 338, 339 कितना है ये? 338, चलो 338, 7.8, 37, 6 कर लेते चलो, 7 ठीक है। तो यहाँ पे अभी डाल दिया आपने ये ऑर्डर्स, अगर मार्केट आएगा तो ठीक है। इसके ऊपर मैं अलर्ट भी डाल देता हूँ, इसके पे नहीं, इस पे अलर्ट बजेगा नहीं, ट्रेडिंग में मैं डाल देता हूँ। अगर मार्केट को जाना नहीं है तो इसके ऊपर आ जाएगा और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बात सिंपल रखा हमने, और जो कंजर्वेटिव है उनको निकलना है तो निकल भी सकते हो। एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा प्ले कर रहा हूँ, प्रॉफिट से ही प्ले करूँगा, कितना दे रहा है वो देखते हैं। और बाकी का कॉस्ट के पास बाइंग अपना 338 के पास है, एग्जिट भी 338 के पास अब कर दिया, ठीक है। उस तरीके से हेल्प लें। रिकॉर्डिंग यस मिल जाएगा। कॉल क्रेडिट इज़ बाइंग और सेलिंग। कॉल क्रेडिट जो है वो सेलिंग होता है आपका, कॉल सेलिंग। बट अभी हमने ये बाइंग लिया है क्योंकि पुट बाइंग है ये नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि करंट एक्सपायरी अब मार्केट स्टॉल हो गया तो वो तुरंत गिर जाती है, ये तो भी होल्ड करके रखेगी थोड़ा। तो मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया सिस्टम पे और रिमेनिंग क्वांटिटी पे हम छोड़ देंगे। अगर ये अच्छा वॉल्यूम के साथ गिरता है ना तो 200 क्वांटिटी में आराम से एग्जीक्यूट कर लेता है, और वॉल्यूम ही नहीं है ना तो प्रॉब्लम वो है कि वो फोर्स नहीं करना हमको ट्रेड को, वॉल्यूम नहीं है एक्चुअली मार्केट में प्रॉब्लम, वहाँ वो मेन थोड़ा सा इशू है। देखो ना यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम ही नहीं आ रहे, बिल्डअप नहीं हो रहे उतना ढंग से। तो 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट्स में जाएंगे, देखो वॉल्यूम ही बिल्डअप नहीं हो रही। जो 10 बजे का वॉल्यूम है वो अभी का वॉल्यूम वही चल रहा है, ठीक है। बट मोमेंटम के लिए हम खेल रहे हैं, चलो जब तक जाएगा जाएगा। चलो ये निकल रहा है अभी इसके ऊपर, तो हम लोग फिर अभी चलो अभी डे हाई ब्रेक कर रहा है। 5 मिनट WRC अगर बनेगी ना 370 के ऊपर, 375 के ऊपर, तो बहुत मज़ा आएगा। फिर 400 तक भी हम उसको खेल सकते हैं। वो मार्केट के ऊपर वो कितना देगा हमें, हम तो नखरे कर नहीं सकते, है ना। जो भैया तुम्हारी मर्जी वो तुम दो। तो ये स्लो मार्केट का ना थोड़ा सा ये ऑप्शन बाइंग में कभी कभी ऐसा थोड़ा टॉर्चर होता है ना। क्या होता है कि वो टाइम लेता है। अगर ये नॉर्मल हाई विक्स वाला रहता ना, अभी के अभी ये कैंडल ही यहाँ तक वो भाग देता है, सबको ही ऐसे ही भगाता है इनको, मतलब जो भी सेलर्स है सबको एक कैंडल में ही भगा देता हूँ। अरे देखो कितना आराम से एक रिट्रेसमेंट भी दिया प्यार से, वापस ऊपर गया, वापस आराम से। तो हम वही देखेंगे कि अब कितना वो दे पाता है। कंजर्वेटिव को पूरा निकलना है, फुल बुक करो। मार्केट स्टॉल हो रहा है तो मुझे वो क्वेरीज आ रही है, तो आपको पूरा ही निकल रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, कैसे नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो शेड है। विवेक दिख रहा है ना स्क्रीन तो? Yes, yes. हाँ Yes, वही yes. बोला, कैसे नहीं दिख रहा? दिख रहा है। थोड़ा सा आज वॉल्यूम का ही प्रॉब्लम था मार्केट में, बाकी तो कोई इशू नहीं है। रेस्ट उसके अलावा नहीं तो मार्केट वॉज, अगर ये ट्रेंड अगर हमें मिलता तो फास्ट मूव रहता। बट यू कैन सी 1 मिनट में भी कितना आराम आराम से गिर रहा है ये, ऐसे
5 मिनट में वो 10 50 30 पॉइंट 40 पॉइंट मूव हो रहा है, वो प्रॉब्लम हुआ है। चलिए, नदीम जी का आया, थैंक्स सर, टॉट मी हाउ टू ट्रेड बिहेवियर, आई लर्न अ लॉट ट्रेड विद पेशेंस। बराबर, वही मेन ट्रेडिंग एक्चुअली वही रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और उसके हिसाब से काम करना है। हम लोग ज़बरदस्ती का वहाँ पे ट्रेड डालेंगे ना, तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हो जाएगी कि इट विल बी वेरी वेरी एराटिक वे में हम मार्केट में ट्रेड लेंगे और फंस जाएंगे। चलो, तो अलर्ट बच गया, मार्केट उसके नीचे भी चला गया। तो हम लोग अभी जो है, ये 2 पोजीशन है, कौन सी है, 50 देखिए, तो एग्जिट हो गया ना, क्लियर था देखो 340 के नीचे, तो हमने वहाँ पे एग्जिट कर दिया, बात खत्म, ट्रेड खत्म हो गया। अब चाहिए ही नहीं फालतू का उसमें अननेसेसरी हमें हेडेक। मार्केट उसके नीचे वहाँ पे जब गिरा था, तो क्यों उसमें ज़बरदस्ती फिर देन वी विल अननेसेसरी ट्राई एंड ट्रेड्स को वहाँ पे रखे। ठीक है, अब क्योंकि वो टाइम ले रहा है ना, स्टॉल ले रहा है, अगर वो वापस जाएगा तो देखेंगे उसको बाद में, बट इतना टाइम वो ले रहा है, तो उसका प्रॉब्लम वही है कि वो फिर उतना ही हमें सर दर्द देगा। ठीक है, तो यू गाइस हैव सीन अभी किस तरीके से हमने मैनेज किया। अभी वापस अगर क्या रहेगा कि अब वो वॉलीटिलिटी है, अभी अप एंड डाउन खेलते रहेगा। हमारा ऑप्शन बाइंग मोमेंटम का काम था, वो अप एंड डाउन में हमें टाइम पास नहीं करना है, इसलिए हमने किया। अब ये यहाँ से भी निकल गया। अब आप यू कैन सी कि इसको 1 मिनट में जाएंगे, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम भी आया कॉल साइड। अब वापस अप एंड डाउन खेलेगा, तो वो कोई मतलब सेंस नहीं है उसका, है ना। तो वही खेल रहा है। अब मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा 364, तब देखेंगे। स्टॉप लॉस 358 रख के फिर मैं 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके वहाँ पे देख करने की कोशिश करूँगा, बट एक वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। वॉल्यूम नहीं आ रहा है अभी उसमें, है ना, प्रॉपरली। एंड उसी के अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिकली बस मार्केट में काम करते रहना है। दैट इज़ आवर मेन एम थ्रू व्हाट वी डू। और पैनिक नहीं करना है, ट्रेड्स को लेना है अच्छे से, उसको जो है मैच्योर होने देना है और अपना ट्रेड्स वहाँ पे लेना है। जल्दबाजी में काम करोगे तो वो हमेशा मार्केट में वो काम बिगड़ ही जाता है हमेशा, है ना। सो विद दिस वील एंड द टुडेज लाइव सेशन एंड वी विल मीट मोस्टली नेक्स्ट मंडे। कल का देखेंगे, मैं अपडेट डाल दूंगा, अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर मंडे को लाइव सेशंस अपना पक्का है, नेक्स्ट मंडे। ठीक है, चलो भाई, है ना, ओके करो, यस आई विल क्लोज यस यस, चलिए, गुड डे। हाँ हाँ, दिस। लो, हाँ।